अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नावल द वैक्स वॉल्फ बाय महविश अली। ठीक है, ये कंप्लीट नावल है जो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करने जा रही हूँ। आप लोग ये जो बहुत प्यारे हैं और बात मान जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल बात नहीं मानते। मैं क्या करूँ। हाँ ना, देखें ना, अभी गली में बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था, इतना शोर मचाया था। मैंने उन लोगों को बोला कि प्लीज़ आप लोग शोर बंद कर दो, लेकिन नहीं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। अभी फिर देखना, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग के बीच में से आप लोगों को शोर की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और ऊपर से साथ वाले घर की आंटी कहती है कि आप दूसरे रूम में ऊपर चले जाओ, ऊपर जाकर रिकॉर्डिंग करो। गली में बच्चे शोर तो होगा। खैर, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ऊपर जाकर रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं, तो ऊपर जाकर ये बहुत इस तरह की कैसे ना आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो रिकॉर्डिंग को ख़राब कर देती हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि रूम में बैठकर मैं आराम से सुकून से रिकॉर्डिंग कर सकूं। और देखें, अभी पीछे से ही बच्चों के चलाने की आवाज़ें आ रही हैं। जब तक रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होती ना, मेरे साथ यही होता है, तब तक बिल्कुल खामोशी होती है। लेकिन जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ ना भाई, पीछे से यहाँ से इतना शोर आना शुरू हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे गुस्सा भी आ जाता है बाज़ औक़ात। तो चलें, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब बिना वक्त ज़ाये किए हम नावल के सामने बढ़ते हैं। ठीक है। मीशा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जोनी उसके साथ कार में बैठी उसे शहर से गैर आबादी की तरफ जाते देखकर पूछने लगी। मीशा उसकी फ्रेंड थी, उसके साथ हॉस्टल में रहती थी। वैसे तो उसे इस पर पूरा भरोसा था, पर आज पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था। थोड़ा एंजॉय करने, मीशा ने मुस्कुराते हुए उसे देख कर कहा। और ये तेरी एंजॉय करने वाली जगह का नाम? सोनी ने उसे देख कर, जो कार ड्राइव कर रही थी, आईब्रो झुका कर पूछा। ब्लड नाइट क्लब, उसने नाम बताया। वो हंसी। जैसे तुम पुरस्कार, वैसी तुम्हारी एंजॉय करने वाली जगह का नाम। उसने मोबाइल निकाला और उसमें कुछ करने लगी। क्या कर रही हो? मार्क कॉल। वो भी नंबर मिला रही थी जब मिशा ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर पीछे फेंका। ये क्या किया मिशा? उसकी ये हरकत उसे अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे और मार्क के बीच में क्या चल रहा है? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मार्क के नाम पर उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओहो, मैंने सिर्फ जिक्र किया, फूल खुद ब खुद खिलने लगे। मिशा उसे छेड़ने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है सच में। उसने मुंह से तो इनकार किया था, पर दिल में उसने इरादा बांध लिया था, कल सुबह होते ही वो अपने प्यार का उससे इजहार कर देगी। और वो अपने अंदर नहीं छुपा सकती थी अपनी मोहब्बत को। वो अभी अपनी सोचों में थी जब मिशा ने कहा, तुम ना बताओ हमें, पर मार्क की आंखों में हम तुम्हारे लिए मोहब्बत का समंदर देखते हैं, और यही मेरी आंखों में भी है। वो मध्यम सा बुड़बुड़ाई, जिस पर मिशा का कहका लगा, जिस पर वो पूरी सुर्ख हो गई थी। तुम बहुत इनोसेंट हो जोनी। गाड़ी एक झटके से रुकी, दोनों बाहर निकली। जगह को देखकर उसका हल्क खुश्क हो गया। मिशा, ये क्या है? उसे तुम क्लब कहती हो? ये तो एक भूत बंगला लग रहा है। हर तरफ तारीख, सुनसान, अंधेरे में डूबा मैदान था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा क्लब था, उसके ऊपर चमका उसका नाम, जिसमें वो लाल रोशनी निकलकर आसपास की जगह को खून में रंगे मैदान की तरह जाहिर कर रहा था। नाम ऐसे लिखा था जैसे इसमें खून की बूंदें टपक रही हों। एक रात ऊपर से इतना डरावना मंजर। मिशा यार, मुझे अंदर नहीं जाना। उसने अपने सुर्ख होंठों पर जुबान फेर कर कहा। कुछ नहीं है, डरो मत, चलो अभी अंदर का नज़ारा देखो, सब कुछ भूल जाओगी। वो उसकी हालत पर हंसती उससे हाथ से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ी। आसपास काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थीं। वो अंदर आई तो देखा फुल म्यूजिक, तेज रोशनियाँ, लाइन में लगे सोफों पर कई लड़कियाँ और लड़के मदहोश पड़े थे, और कुछ बार पर कतार में ड्रिंक कर रहे थे। काफ़ी लड़के लड़कियाँ मदहोशी में फ्लोर पर ठहरक रहे थे। यहाँ पर तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो शहर के क्लब में गैर कानूनी है। मिशा ने उसके कान के करीब होते हुए चीख कर कहा, क्योंकि म्यूजिक इतना तेज था कि चीखों फिर भी आहिस्ता सुनाई दे। चलो। वो उसका हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ आई। दोनों ने दो दो पैक पिए, फिर डांसिंग फ्लोर पर आईं। कुछ ही देर में दोनों भी दूसरों की तरह दुनिया जहाँ से गाफिल हो चुकी थी, पर जोनी को अजीब सा महसूस हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। बंद आंखों के बावजूद उसे किसी की तेज नसों की तपिश महसूस हो रही थी। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर अब उसे उलझन होने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई आग हो जो उसके जिस्म को जला रही हो। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। उसकी सुनहरी आंखों में उलझन, घबराहट और बेचैनी थी। जो काउंटर पर खड़ा साफ देख रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था, पर पहले उसे दूसरा काम करना था, किसी को इनाम देना था उसकी मेहनत का। उसने उससे नजरें हटाकर साथ थरकती मिशा पर नजरें डाली, जो भरपूर अंदाज में मुस्कुराती उसे ही देख रही थी। उसे जो इंसानों से नफरत थी वो मजीद बढ़ गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर हैवानी मुस्कुराहट ने बसेरा किया।
जिस पर वो मर मिटी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ रवाना हुआ और वो ये इशारा समझ गई थी। जोनी माई इनोसेंट डॉल, तुम यहाँ रहो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से होकर आई। वो उसके गाल पर किस करती फ्लोर से नीचे उतरी, फिर जोनी की नज़रों से महफूज होती बाहर की जानिब गई। वो बाहर आई, सुर्ख रोशनी में उसे ढूंढने लगी। आसपास देखा पर वो कहीं नहीं था। उफ, कहाँ चला गया? वो खुद से बड़बड़ाती हुई क्लब के पीछे वाली जगह पर देखने लगी, जहाँ पर सिर्फ चांद की रोशनी थी। म्यूजिक का शोर इतना था कि चीखता भी तब भी सुनने में कुछ ना आता। उसकी नज़र जिस जगह पर पड़ी, उसका गला सूख गया। खौफ उसकी आंखों में लहराने लगा। ओ गॉड, मैं इसकी चाहत में इतनी अंधी हो गई, जगह को भी देख ना पाई कि कहाँ आ गई। अगर यहाँ पर कोई जानवर मुझे चीर फाड़ देता तो अंदर किसी को मेरी खबर भी ना लगती। वो अपने जिस्म की हवस को चाहत का नाम देने लगी, और उससे लोगों का जो हाल होता है ये उसे पता ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा। अगर यहाँ पर कोई तुम्हें अपनी कुर्बत के चंद पल भी देता, जिसके लिए तुमने अपनी दोस्त को इतनी मेहनत से यहाँ लाई और मार्क को हवा भी लगने नहीं दी, तो उसका भी किसी को पता नहीं लगेगा। उसके कान के करीब वैक्स की दिलकश सरगोशी हुई। तुम कहाँ थे? वो जब मुड़ी तो चांद की मध्यम रोशनी में वैक्स का भयानक चेहरा देखकर उसके मुंह से जोरदार चीख निकली, जो अपनी बदकिस्मती से किसी को सुनाई नहीं दी। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। उसके दोनों नुकीले दांत, जिनसे खून टपक रहा था, सारे मुंह जिस्म पे काले बाल थे, आंखें सुनहरी थीं, पर वो अभी भी इंसानी रूप में था। अगर अभी वो अपने रूप में आ जाता तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और उसका काम भी नहीं होता। उसकी और चीखें निकलती या वो भागने की कोशिश करती, इससे पहले उसके बड़े काले नाखूनों वाला पंजा उसकी गर्दन पर आया और उसने अपने नाखून गाड़ दिए, जिससे उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो तड़पने लगी। उसकी आँख, मुंह, नाक और जहाँ पर उसने नाखून गाड़े थे वहाँ से खून फुहारों की सूरत में निकलने लगा और वो जाकर उसके मुंह पे लगा, जिस पर उसने जुबान फेर कर चाट लिया। मिशा का गले से नीचे का बदन बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी आंखों से खून के साथ आंसू भी निकल रहे थे। रूह आहिस्ता आहिस्ता परवास कर रही थी। वैक्स ने उसकी हालत पर कहका लगाया और हाथ को जैसे खींचा। उसके गले का आधा हिस्सा उसके हाथ में आ गया और सर जाकर पुष्ट से लगा था। आगे के हिस्से से खून की बारिश होने लगी। हाथ में मौजूद हिस्से को उसने अपने भेड़िए जैसे मुंह में डाल दिया, फिर उसके मुर्दा वजूद को ज़मीन पर फेंककर चांद की मध्यम रोशनी में उसे नोचने लगा। खून ने ज़मीन को रंग दिया था। कुछ सेकंड्स में वो उससे उठा, अपने इंसानी रूप में आया और उसके वजूद को देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे कोई इंसान देखता तो वहीं बेहोश हो जाता। उसके वजूद से जगह जगह सफ़ेद हड्डियाँ नजर आ रही थीं। शायद इतनी कुर्बत काफ़ी है तुम्हारे अभी और देता, पर तुम तो इतने में चल बसी। वो शैतानियत से हंसता हुआ खुद पर एक नज़र डालकर क्लब की तरफ रवाना हुआ। आंखें अपने नीले रंग में आ गईं। वो काउंटर पर खड़ा हुआ और जूनी को देखने लगा, जो मिश्रा को परेशान सुनहरी नज़रों से यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जो होती तो मिलती ना। उसने वापसी अपनी सहर अंगेज़ आंखें उस पर जमा दी। ये उसे अपने शहर में जकड़ने के लिए थी, जो कुछ ही देर में कामयाब हो जानी थी। ऐसा उसे लगा। जोनी की नज़र अभी उस पर नहीं पड़ी थी। वो तो मिश्रा को परेशानी से ढूंढ रही थी। वो फ्लोर से उतरकर नीचे गई और लोगों के हजूम से रास्ता बनाती वॉशरूम की तरफ जा रही थी। उसे फिर से अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जिस पर वो बहुत खौफज़दा हो रही थी। एक तो जगह ऐसी थी जिससे कोई दूसरी मखलूक को बीच हो, ऊपर से मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग गई है। वो खुद से कहती, इससे नाराज़गी ज़ाहिर करती जा रही थी। वो 18 साल की खूबसूरत एहसास लड़की थी। उसकी बड़ी सुनहरी आंखें और कमर तक आते सुनहरी बाल उसे और खूबसूरत बना देते थे। छोटी नाक, सुर्ख होंठ, सफ़ेद गुलाबी रंगत, वो एक छोटी सी शहज़ादी लगती थी। वॉशरूम में आई पर वहाँ वो भी नहीं थी। अब उसे हकीकत में पता लगा था कि डर क्या चीज़ है। उसके वजूद में हल्की हल्की कपकपाहट शुरू हो गई। वो लोगों के जानबूझकर मारते कंधों से खुद को बचाती बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वैक्स उसे वॉशरूम की तरफ जाते देखकर उसके पीछे जाने लगा। अभी वो थोड़ा आगे गया ही था जब उसे दूसरे भेड़िए की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एक भरपूर नज़र पूरे क्लब पर डाली, पर उसे यहाँ पर सिर्फ इंसानों के खून की खुशबू आई। उसे यहाँ पर उसके अलावा कोई भेड़िया नज़र नहीं आया। अचानक उसके दिमाग में धमाका हुआ। मार्क! ओ शिट! उसने अपने हाथ पर गुस्से से मुक्का मारा और जोनी को देखा, जो रोनी सूरत बनाए एक सोफे पर बैठी थी और सुनहरी आंखों में आई नमी से यहाँ वहाँ देखकर उसे लोगों में पहचानने की कोशिश कर रही थी कि शायद यहीं कहीं मिल जाए। वैक्स उस पर एक कहर बरसाती नज़र डालकर क्लब से बाहर निकला। उसने बाहर आकर देखा पर मार्क उसे कहीं नहीं देखा। वो उसे भेड़िए की बू से ही पता लग गया था मार्क यहीं कहीं है। वो तेज़ी से भागा। उसे किसी भी तरह मिशा के वजूद को कहीं करना होगा और जल्द ही जोनी का भी किस्सा ख़त्म करना होगा। मार्क के इस तक पहुंचने से पहले वो क्लब की बैक साइड पर आया, पर वहां पर आकर उसे झटका लगा। मार्क उसके खून में लथपथ मुर्दा वजूद को सीने से लगाए बेबसी से रो रहा था।
सामने खड़े वैक्स को देखकर उसकी आंखें फटी, फिर सब उसे समझ आया। तुम जानते थे मैं जूनी से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुमने इसे अपना शिकार बनाया। वो गम और गुस्से से गुर्राया। पहले तो वैक्स उसकी हालत देखकर शशत रह गया, पर फिर जब मिशा के मुर्दा वजूद को देखा तो समझा। उसके सुनहरे बाल और रेड कलर का ड्रेस, दोनों को रेड कलर की ड्रेस पहना हुआ था। वो उसे जूनी समझ रहा था और इसी बात का वैक्स के शातिर दिमाग ने फ़ायदा उठाया। शायद तुम भी जानते हो ये जूनी कार्थिन है, हमारे दुश्मन की बेटी। उसे इस मासूम को नोचने पर कोई अफसोस नहीं था। वो तो अपने भाई पर हैरान था, खुद एक भेड़िया होकर इंसान के लिए रो रहा था जिस पर उसके अंदर आग लग गई। पर वो क्या जाने, दिल जानवर के पास भी होता है। वो तो एक भेड़िया था, इंसान और दूसरे जानवर को नोचने वाला। वो क्या जाने ये आंसू क्यों बह रहे थे। तुम रो क्यों रहे हो मार्क, क्या तुम नहीं जानते? आज या कल उसका ये हाल होना था, फिर ये आंसू क्यों? वो गुस्से से गुर्राया। क्योंकि तुमने मार्क की ज़िंदगी ख़त्म की है, उसका इश्क मारा है। उसकी धार पर वैक्स का एक सख्त कहका लगा जो इस खौफनाक माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहा था। तुम एक भेड़िए हो जो सिर्फ इंसानों को नोचना और चीर फाड़ करना जानता है, ना कि उनसे मोहब्बत करना या इश्क करना। उसने मार्क को उसकी हकीकत दिखाई जो एक कड़वा सच था। हाँ, वो एक भेड़िया था, जानवर था, पर वो वैक्स की तरह इंसानों को नोचता नहीं था, उनको चीर फाड़ कर नहीं खाता था। आज तुम वैक्स मुझ पर हंस रहे हो, बहुत जल्द तुम्हारे अंदर पत्थर की धड़कन मैं सुनूंगा। मार्क का दिल अंदर फट रहा था, वो टूट गया था अपने छोटे भाई के हाथों। उसने वैक्स को कहा जो वैक्स को एक बद्दुआ लगी जिस पर वो दंग रह गया। उसने दुख भरी नज़र वैक्स पर डाली जो साथ खड़ा था। वैक्स, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। माँ बाप के बाद मैंने तुम्हें ही सब कुछ समझा है, पता नहीं क्यों। आज तुमसे दूर जाने को कह रहा है दिल, पर यह मत समझना कि मेरा दिल तुमसे जुदा होगा। जब भी वैक्स पर कोई मुसीबत आएगी, मार्क को हमेशा वैक्स के साथ पाओगे। मार्क की ग्रे आंखों में खून के आंसू बहने लगे। वो चुपचाप साख्त उसकी सुनता रहा। अंदर तूफान उठ रहा था जिसमें से हैवान का सर उठा था। मार्क ने एक अलविदाई नज़र वैक्स पर डाली जिसकी आंखें लाल होने लगी, और फिर अपने भेड़िए रूप में आया मिशा की मुर्दा वजूद, ये कैसी मोहब्बत थी जो अपने महबूब को नहीं पहचान पा रही थी, को उठाकर अंदर की तरफ गायब होता गया। ये मंजर सोनी की नज़रों से महफूज नहीं रह सका। कहीं वो मुझे अकेले तो नहीं छोड़ के गई यहाँ, वो परेशानी से खुद से कहती। क्लब से बाहर आई, गाड़ी भी यही मौजूद है। आखिर गई कहाँ? मार्क को भी मैसेज किया, वो भी नहीं आया अभी तक। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गई? उसकी सुनहरी आंखों से एक आंसू जाकर ज़मीन पर गिरा। वो सुर्ख रोशनी में इर्द गिर्द देख रही थी, कहीं पीछे तो नहीं। नहीं, वहाँ क्या करेगी? इतनी खौफनाक जगह पर मरने के लिए ही कैसे पीछे जाएगी? उसने खुद से सवाल किया, फिर खुद ही जवाब देती, अपने होठों पर जुबान फेरती, पीछे की जानिब कदम उठाए। अब ढूंढना तो था ही ना। सिर्फ आज मिल जा मिशा, आइंदा मैं कसम खाती हूँ तेरे साथ मेरी जूती भी नहीं आएगी। अभी वो थोड़ा आगे आई ही थी जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कहीं मिशा तो नहीं? नहीं, जानवर भी हो सकता है, पहले छुप कर देखती हूँ। वो अपने दिल में सोचती दीवार से थोड़ा मुंह आगे करती देखने लगी, पर उसका थोड़ा देखना उसका जिस्म सुन कर गया। आंखें फट गईं, वो वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठने लगी। मार्क भेड़िया है वो, मिशा नहीं। मार्क उसे कैसे कर सकता है? वो उसे बचाना उससे खुद से कहा, पर मैं उसे बचाऊं कैसे? वो तो उसे ख़त्म कर चुका है। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी, पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था, आंखों से समंदर बहने लगा, पसीने में पूरी भीग चुकी थी। क्या मैंने मिशा को मरवाया है? उसने डरते डरते खुद से सवाल किया। उसने मुझसे मोबाइल छीना भी था। वो फूट फूट कर रोने लगी। मिशा, मुझे माफ़ कर दो। अचानक वो उछलकर दूर जा गिरी। करीब से ही एक जोरदार खौफनाक भीड़ की धार सुनी। वो आ गया, मुझे भागना होगा यहाँ से, नहीं तो वो मेरा भी यही हाल करेगा। वो गिरती पड़ती खुद को घसीटती गाड़ी तक लाई, क्योंकि टांगों ने काम करना छोड़ दिया था कपकपाहट से। गाड़ी स्टार्ट करते वो तेज़ी से रोते हुए भागी। अभी थोड़ा आगे आई ही थी जब पीछे से लोगों की चीख पुकार सुनने में आई। उसके हाथ और जिस्म कांप रहा था, अपने माँ बाप को याद करती गाड़ी को और तेज़ भगा रही थी जब अचानक कार के ऊपर कोई झपटा था। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वैक्स उसकी कार के ऊपर था और उसने अपना बड़ा सा पंजा अंदर डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की, जब एक चीख से उसके खून से भरे लंबे काले नाखून बाहर आए और गाड़ी को झटका लगा जिससे वो अपना बैलेंस बराबर न रख पाई और धड़ाम से कार से नीचे गिरी। जब तक वो संभलता, कार जहाज़ की तेज़ी से भागती उससे दूर होती चली गई। पीछे वो चीखता धाड़ता रह गया और फिर वापस क्लब की तरफ गया, दूसरे मासूमों की तरफ जो भाग सके भाग गए। बाकी जो फुल नशे में थे उनका खून और गोश्त के लुथरे यहाँ वहाँ पड़े थे। वो अपने रुखसार और गले से बहते खून की परवाह किए बगैर तेज़ी से कार भगाती गई और शहर में दाखिल हुई तो उसने अपनी बंद होती गाड़ी की तरफ देखा। दूसरी तरफ से टकरा गई थी। फिर वो अपने होश और हवास से बेगाना हो गई। आज यूं ही नहीं आई। लेज़ी उसके साथ कैफ़े में बैठी उससे पूछ रही थी। दिल नहीं कर रहा था। जशिया ने उदासी से जवाब दिया, जिस पर लेज़ी ने मुंह बनाया। तुम बहुत बोर हो जोनी,
शिष्या का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और सुनहरी आंखों में कर्व फैल गया। आई एम सॉरी शिष्या। लेज़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से सॉरी कहा। फिर कुछ सोच कर बोली, जी क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम इस नाम से गुस्सा क्यों होती हो? आखिर इसकी क्या वजह है? शट अप लेज़ी, मैंने तुमसे कहा था मुझसे सवाल मत पूछा करो। वो एकदम चीखी, आसपास के लोग उसे देखने लगे और किसी के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। आखिर वो उसे क्या बताती कि जिसने प्यार से नाम रखा था, उससे नफरत ने उस अब उससे नफरत ने उसे नाम उसकी नफरत ने उसे नाम छीनने पर मजबूर कर दिया। आज उस हादसे को 5 माह हो गए थे। उसके माँ बाप उसे इस शहर से ही ढूंढ ले आए थे। वो हर चीज़ वहीं छोड़ आई थी सिवाय उसके रुखसार के नीचे से शुरू होते गर्दन से नीचे तक आते भेड़िए के नाखून के निशान, जो उसे मार्क से बेइंतहाई से ज़्यादा नफरत करने पर मजबूर करते थे। अभी भी रात को कभी कभी वो मंजर आंखों के सामने आता तो चीखती चिल्लाती उठ जाती। फिर घंटों मिसेस कार्थिन उसके साथ रहती जब तक वो सो ना जाती। कहाँ खो गई? लिज़ी ने इसे अपने हाथों को घूरते देखा तो पूछा, कहीं नहीं? यार कैसी ज़िंदगी गुजार रही हो? मैं तो कहती हूँ हमारा सेकंड हीरो वेलेंस तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो थाम लो, एंजॉय करो ज़िंदगी को। कैसी बोर ज़िंदगी है ये? मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को, वेलेंस से दोस्ती करने के अलावा। वेलेंस के नाम पर ही वो चिढ़ गई थी। यूनी के फर्स्ट दिन से वेलेंस उसके पीछे पड़ा था, अपनी काली छोटी छोटी आंखों से जब उसका पोस्टमार्टम करता जिस पर वो लाल पीली हो जाती थी। वो एक खूबसूरत लड़का था, काफ़ी लड़कियां उस पर मरती थीं, पर इन 4 माह में उसकी वैल्यू कम हो गई थी और वो सेकंड पोजीशन में आ गया था। अब लड़कियों का क्रश वैक्स बन गया था। शिष्या ने तो उसे नहीं देखा था, पर उसका हर जगह चर्चा वो सुनती थी। ये भी सुनने में आया था वो काफ़ी मगरूर और खड़ूस टाइप बनता है और वेलेंस उसकी नहीं बनती। प्लीज़ लेज़ी, मेरे सामने उसका जिक्र ना किया करो। शिशा के चिढ़कर कहने पर लेज़ी हंसने लगी। ओ माय गॉड! फिर लेज़ी अचानक चीखी, जिस पर वो घबरा गई। क्या हुआ? सी अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखते हुए उसे देखकर पूछने लगी। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो आंखें फाड़ कर बेयकीनी से कहने लगी। किस बात पर? उसने दांत पीसकर पूछा। मतलब बात पर यकीन नहीं होने पर इतना चीखी थी? यार वो हमें देख रहा है। वो खुशी से कहने लगी। कौन देख रहा है? जिस पर मरने जैसी हो गई हो? अपने दाईं तरफ देखो। लेज़ी ने आंखों के इशारे से उसे दाईं तरफ देखने को कहा, जिस पर वो बेजारियत से देखने लगी। उसकी सुनहरी आंखें जैसे नीली आंखों से टकराई। शिष्या के बदन में ससराहट फैल गई। उसका दिल नीली आंखों से धड़क उठा। वो पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। शिष्या को घबराहट होने लगी। कौन है लीज़ी? उसके मुँह से अल्फाज अटक कर निकले। वैक्स। लीज़ी अभी उसे ही कह रही थी तभी उसका हाल नहीं देख पाई। काले बाल, नीली आंखें, सफ़ेद रंगत, मगरूर खड़ी नाक, सुर्ख होंठ। वो वाकई ऐसा था जिस पर लड़कियां वेलेंस तो क्या किसी को भी नज़रअंदाज करती। वो उठकर जाने लगी। कहाँ? लेज़ी ने पूछा तो उसने अपने माथे पर स्कार्फ से पसीना साफ किया और सुर्ख होंठों पर ज़ुबान फेर कर उसे देखने लगी। यार मुझे कुछ काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने जल्दी से कहा और तेज़ी से कैफे से बाहर निकलकर सांस लेने लगी। लेज़ी अभी अंदर ही थी या शायद जेनी के साथ हो गई थी बातों में मसरूफ़, या इस लड़के को ही देख रही होगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो इन निशानों के साथ। बहुत करीब कान में सरगोशी हुई और एक उंगली ने उसके नीले निशानों को छुआ। वो करंट खाकर दूर हटी थी और मुड़ी तो वही था, वैक्स। अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। वो घबरा कर यहाँ वहाँ देखने लगी। मैंने सुना है बहुत खूबसूरत हूँ, तो सोचा क्यों ना अपने लिए खूबसूरत लड़की चुनो तो वो तुम हो, इसलिए तुम्हें अब सिर्फ वैक्स को सोचना पड़ेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कहता उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे की जानिब हट रही थी, बिना देखे कि कितनी गाड़ियाँ गुजर रही थीं। अगर एक के भी आगे आ जाती तो कुचल जाती। गाड़ियों और उसमें सिर्फ कुछ ही फासला था जब वैक्स ने अचानक उसे बाजू से अपनी तरफ खींचा, जिससे वो चीखती सीधा उसके चौड़े सीने से लगी थी। वो खौफ से आंखें मीचे उसके सीने से लगी जब कुछ सीटियों की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। उसने आंखें खोली तो खुद को वैक्स के हिसार में पाया। कुछ लड़कियां और लड़के मुस्कुराकर दोनों को देख रहे थे। खौफ और एक अनजाने शख्स के साथ लगी वो शर्म से पानी होने लगी। वो इससे दूर होने लगी, पर वैक्स ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने बेयकीनी से अनजान लड़के को देखा जो आसपास की परवाह किए बगैर उसे सीने से लगाए देख रहा था। ज़ेशिया का दिल बुलंद आवाज़ में धड़कने लगा, जिसे सुनकर वैक्स मुस्कुराने लगा था। छोड़ो मुझे, वो खुद को उससे अलग करने लगी। अगर ना छोड़ूं तो, वो उस पर थोड़ा झुक कर कहने लगा, जिस पर ज़ेशिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और वहाँ से भाग गई। पीछे वैक्स का एक जानदार कहका सुनने में आया था। अब मजा आएगा दोनों से, जूनी और वेलेंस। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और उसे दौड़ते देखता रहा। वो अभी भी ज़ेशिया की धड़कन को खुद भी महसूस कर रहा था। ज़ेशिया बेड पर खामोश बैठी जब मिसेस कार्थिन रूम में आई। क्या हुआ है जी? उसने पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखा। कुछ नहीं मॉम, उसने फीकी से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया।
तो बेटा इतनी खामोश और उदास क्यों हो? जब से आई हो शायद वो कल उसकी घबराहट और खौफ देख चुकी थी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं, बस दिल बहुत उदास है डैड के लिए। उसने अपने माथे पर पसीना साफ करके उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसकी तरफ से कोई बात नहीं है। अब अपनी मॉम को क्या बताती कि कल के अनजान शख्स की हरकत का, जिसने उसे फिर से खौफ में मुब्तला कर दिया था। उसकी बातों में अजीब जिद थी और ऐसा लगता था जैसे कहीं सुनी हुई आवाज़, जाना पहचाना एहसास था। तो बेटा बहुत देर हो गई है, यूनी के लिए नहीं जाना है क्या? अभी तक उसे ऐसे ही बैठे देख मिसेस कार्टर उसके बालों में उंगलियां चलाती पूछने लगी। वो इस हादसे के बाद बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। फिर काफ़ी मेहनत के बाद फिर उसमें तब्दीली आई, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। पर कल फिर उसके चेहरे पर खौफ महसूस किया था और आज पूछने पर वो बात बदल गई थी। शायद वो बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं लगा। अगर कोई बात होती तो वो खुद बता देती। नहीं मॉम, दिल नहीं कर रहा जाने को। जी बेटा, अगर ऐसे करती रहोगी तो कैसे चलेगा? उठो, रेडी हो जाओ। बट मॉम, उसका ज़रा भी दिल नहीं था जाने को। नो जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हारे डैड भी कह रहे हैं जाओ। मिसेस कार्थिन कहकर चली गई थी, मतलब अब कुछ नहीं सुनना था। वो बेदिली से उठी, फिर कुछ देर में रेडी होकर नीचे आई। वो यूनी आए तो सब उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों की तरफ गया, पर वो तो स्कार्फ से छुपे थे। फिर ये क्यों मुझे ऐसे देख रही हैं? पर कुछ महसूस करने पर पता लगा उनकी नज़रों में हसरत नफरत था। अपने लिए वो लच गई। वो नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने लगी। वैलेंस के प्रपोज़ल पर तो बड़े नखरे कर रही थी, पर यह कैसे एक्सेप्ट कर लिया? लेज़ी की तंज भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो ठिठक कर रुकी, फिर मुड़ के लेज़ी को देखा जो तंजिया सा मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब क्या एक्सेप्ट कर लिया? वो थोड़ी गुस्से और सब्जी से पूछने लगी। अब ज़्यादा बनो मत, कल ही देखा और कल ही पटा लिया। मुझे क्या पता था इतनी मासूम देखने वाली इतनी तेज़ होगी। शायद यूनी में फैलने वाली बात लेसी से भी हजम नहीं हो रही थी। उसकी बातों पर जशिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। क्या बकवास है लेजी, किसको फंसाया है मैंने? इतना तो वो समझ गई थी बात किस लड़की की कर रही है। चिल्लाओ नहीं जी, चिल्लाने से अपने कारनामे चुप नहीं जाते। क्या तुमने कल वैक्स का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था? कल कैफ़े के बाहर उसकी बाहों में नहीं थी? उसके झूठ पर वो धंक रह गई थी। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही? तुम तो यही चाहती थी कि मैं किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ, किसी के साथ अपना वक्त गुजारूँ। तो अब जब मैंने वैक्स को ही हाँ की है, तो तुम्हें क्यों अब मेरी मासूमियत चालाकी लग रही है? वो ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, पर लेज़ी का गुस्सा और तंज पर बगैर समझे गुस्से से कहकर चली गई। पीछे लेज़ी गुस्से और वैलेंस का खौफ से अपने माथे पर आए पसीने को साफ करने लगी। उसे क्या पता था उसकी मेहनत उल्टा रंग लाएगी। वैलेंस अपनी लाल आँख के लिए जशिया के ही इंतज़ार में खड़ा था। उसके पास वक्त कम था और बीच में वैक्स का आना उसकी सारी मेहनत ख़राब हो गई थी। उसे क्लास से बाहर निकलता देखकर गुस्से से उसकी जाने बढ़ा, पर यह देखकर उसका और भी बुरा हाल हो गया था। वैक्स इससे पहले ही जशिया को बाजू से पकड़ कर जाने लगा। वैलेंस मज़ीद गैज़ो गज़ब में आ गया। वो उसे जशिया को छीनना चाहता था, पर ऐसा कर न सका क्योंकि उसकी आँख और मुँह नाक से काला खून बहने लगा, जिसकी वजह से वो यूनी से किसी तूफान की तरह गायब हो गया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जशिया उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती गुस्से से आहिस्ता आवाज़ में बोली। अगर तेज़ बोलती तो उसका तमाशा लग जाता। वैक्स उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर ऊपर खाली क्लासों की तरफ ले आया। ये देख जशिया की जान मुंह में आ गई। छोड़ो मुझे, वरना मैं प्रिंसिपल को वो चिल्ला कर कह ही रही थी जब वैक्स ने कतार में बनी ऊपर खाली क्लासों में सबसे आखिरी क्लास, जो कोने में होने की वजह से अंधेरे में डूबी हुई थी, उसमें आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे दरवाजे से लगाकर उसके दोनों हाथों को दरवाजे से लगाए अपने हाथ में कैद कर दिया। और इस सब में उसे एक सेकंड भी नहीं लगा। क्लास में इतना अंधेरा था कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखने की कोशिश कर रही थी, फिर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ वैक्स की गर्म सांसों के अलावा। वो खौफ से रोने लगी। हाँ अब बताओ, क्या कहोगी प्रिंसिपल से? यही कि वैक्स मुझे खाली क्लास में लेके गया और वो उसके बहुत करीब होता बोलते उसके होंठ जशिया की गर्दन से टच हो रहे थे। इतना करीब थे कि आके तुम मुझे महसूस कर रही हो कि मैं तुम्हारे कितना करीब हूँ, तो बता देना। कहने के साथ उसका हल्का कहका लगा। प्लीज़ जाने दो। वो डर से अटक अटक कर अल्फाज अदा कर रही थी। आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। कभी भी कोई उसके इतना करीब नहीं आया था जिससे उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। वैसे ही वो लड़कों से दूर रहती थी। उसकी दोस्ती सिर्फ दो से थी, एक मार्क और दूसरा। उसके बारे में सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और मार्क के बारे में सोच आते ही दिमाग में तूफान चलने लगा। वो उससे इंतहाई नफरत करने लगी थी। अगर मोहब्बत होती तो महबूब कहरी भी होता तो भी मुँह ना मोड़ती, पर यहाँ तो सिर्फ वक्त ही जज्बा था जिसे वो मोहब्बत का नाम दे बैठी।
वो हिम्मत करके उससे आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। उसकी ख्वाहिश निकली कि वो इस वक्त से इस अचानक नाज़िल होती मुसीबत से इतना दूर हो जाए जितना आसमान और ज़मीन का फासला है। पर वो वैक्स था, उसकी हर बात को सुनने वाला। उसने अपना पूरा वज़न इस नाजुक पर डाल दिया और उसकी कोशिशों को नाकाम करके अपने दहकते होंठों से उसके निशानों को छूने लगा। जशिया की सांसें बंद हो गई थी, अल्फाज उससे गुम हो गए। जिस्म में चोटियाँ रेंगने लगी, मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली थी। वो बेआवाज़ रो रही थी। कैसी सज़ाएं मिल रही थी उसको। मुझे अपनी चीज़ें छीननी भी आती हैं और उन्हें सज़ा देना भी। उसकी सरगोशी कानों में पड़ी। और दूसरी बात, वेलेन से इतना दूर रहोगी जितना इस टाइम मुझसे होने की ख्वाहिश कर रही हो, जो नाकाम है। और मुझसे डरो मत, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने वैक्स को देखा ही कहाँ है। ये तो सिर्फ वेलेन से दूर करने के लिए और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए था कि वैक्स अभी है। वो बोलता अपनी उंगली से उसके कांपते सुर्ख होंठों को छूने लगा। वो अंधेरे में भी साफ उजालों की तरह देख रहा था, उसकी पसीने और आंसू में भीगी हालत को भी। उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे उसकी हालत पर। वो इससे थोड़ा दूर हटा और अपने हाथ के कैद से उसके हाथों को आज़ाद किए तो जशिया को जैसे ज़िंदगी की एक नई किरण नजर आई। वो अपने दर्द को करते बाजुओं की परवाह किए बगैर जल्द जल्द कांपते दरवाज़ा खोलने लगी। जब खुला तो एक सांस के साथ वो बाहर भागने लगी, पर वैक्स ने उसे डराने के लिए उसके पिंक स्कार्फ जो कंधों पर था पकड़ लिया। जशिया की तो जैसे रूह किसी ने खींच ली हो। वो एकदम बंद सांस से रुकी, फिर सर नीचे करके अपने स्कार्फ को देखा। एक झटके से खींच कर खुद से अलग किया और रेलगाड़ी की तरह भागी थी। वैक्स तो उसकी हालत में मजे लेता खेखा लगा उठा। वो अपने घर में दरवाज़ा बंद करके उसके साथ लगी सर घुटनों में दिए बैठी थी और मुसलसल आंसू बहा रही थी। मिसेस कार्सन घर में नहीं थी। अगर उसकी हालत देखती तो वो खुद सख्त परेशान हो जाती। कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्यों हर कोई तकलीफ़ देता है मुझे। वो सिसकती खुरोती खुद से बोल रही थी। काश वहाँ जाती नहीं यूनी, हर किसी की कैद में जकड़ रही थी। कौन बचाएगा उसे। रात की स्याही सुनसान घने जंगल में वो उसके सामने थर थर कांप रही थी। प्लीज़ वैलेंस, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं किसी दूसरे रास्ते से जशिया को तुम्हारी तरफ लाऊंगी। लिज़ी उसके सामने गिड़गिड़ाती इल्तिजा कर रही थी। वैलेंस के दो बड़े दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। मेदी जैसी रंगत पर जगह जगह चीर थे जिनसे खून बह रहा था। लाल आंखें और सीने में लगा खंजर। वो एक बड़ी उम्र का वेम्पायर था। उसके पास वक्त कम था। मौत लम्हा लम्हा उसके करीब आ रही थी, जो उसे पागल बना रही थी। वो एक पल में उसके पीछे आया और अपने काले बड़े नाखूनों वाले हाथ से उसके बालों को जकड़कर उसके सर को पीछे झटका दिया। एक चीख से सर पीछे को हुआ। अगर वो थोड़ा जोर देता तो उसका सर तन से अलग हो जाता। और कितना वक्त, तो मेरी हालत नहीं देख रही, मुझे जल्दी उसका खून चाहिए। वो उसके कान के करीब धाड़ा। मैं कोशिश कर रही थी पर बीच में वो वैक्स आ गया। मुझे सिर्फ एक बार मौका दो, मैं खुद से शिया को तुम्हारे पास लाऊंगी। उसने डरते रोते कामते एक मौका मांगा और वैलेंस के पास उसे एक मौका देने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एक झटके से उसे दूर फेंका। वो सीधा मुंह के बल ज़मीन पर गिरी, जिससे उसके हाथ के हथेलियों में कांटे चुभ गए। वो दर्द से कराह उठी थी। सिर्फ एक मौका, अगर इस बार कुछ न कर सकी तो मैं वो हाल तुम्हारा करूँगा जिसका करना चाहता हूँ। उसकी धमकी पर वो सर से पैर तक लरस उठी थी। नहीं, मैं ला दूंगी। रात का वक्त था। बाहर स्याही अपनी चादर फैला चुकी थी। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। इस शहर में तो वो अपने काम से आया था, पर शायद किस्मत भी इन दोनों को फिर से मिलाना चाहती थी, इसलिए उसे जशिया मिल गई अपने नाम के साथ। पहले तो उसका दिल किया वो उसे ले जाकर सब कुछ सुने उसके मुंह से, पर उसके बाप की ऐसी हालत करे कि अपने पैदा होने पर भी अफसोस हो। पर फिर जब उसके चेहरे के सामने एक मासूम सुनहरी आंखों वाली छोटी बच्ची का चेहरा लहराया तो उसके दिल में एक टीस उठी। उसके दिल ने फ़ौरन गवाही दी कि उसकी जशिया या अंकल कार्थिन ऐसे नहीं कर सकते। जहाँ मार के इतने बड़े जाल में फंस कर उसने अपने इतने साल नफ़रत से अपने उसने अपने इतने साल इससे नफ़रत करते गुजारे, वो ऐसी को बेवकूफ़ी नहीं करेगा। उसने जशिया को इतनी बड़ी सज़ा इसलिए दी थी क्योंकि उसने मार्क को अपने दिल में जगह देने की कोशिश की थी, जो सिर्फ वैक्स ही थी उसके वैक्स की। आज वो सिर्फ उसे वैलेंस से दूर करना चाहता था। पर पता नहीं क्यों दिल उसके करीब होने लगा। और वैक्स ने अपने आगे किसी की सुनी कहाँ है जो अब सुनता उसकी। वो बहुत खुश था, आखिर उसकी जी उसे मिल गई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसने एक गहरा सांस लिया। इस सांसों में जशिया की खुशबू भी थी और वो हैरान होकर उठ बैठा। यहाँ वो कहाँ होगी, उसने सोचा। फिर कुछ याद आने पर मुस्कुरा कर अपने साथ बेड पर पड़े उसके स्कार्फ को देखा और हाथ बढ़ाकर उठाया। अपने दिल में भरने वाली ख्वाहिश पूरी करने लगा। उसने स्कार्फ बेड पर अपने सामने फैलाया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा, जिससे स्कार्फ हवा में उठा और उस पर लिपट गया। वो समझता क्या है खुद को, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है किसी लड़की के साथ। वो बेड पर बैठी
जब कुछ संभल गई तो अब मुसलसल याद करके कुड़ रही थी। उसने अपनी कलाई को देखा जहाँ उसकी मजबूत उंगलियों के सुर्ख निशान थे। उसने तो हद कर दी है बदतमीजी की। अब अगर वो मेरे थोड़ा भी करीब आया तो मैं उसका दीवारों से सर दे मारूंगी। उसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों गर्दन पर गया जहाँ पर वो लाल टमाटर हो गई। उफ, कितना बदतमीज़ इंसान था। वो उसके लम्स को महसूस करती जल कर कहने लगी, मैं क्यों से बार बार याद कर रही हूँ। वो झुंझला गई। पर जब दिमाग में कुछ याद आ जाए तो इतना आसानी से नहीं होता उसे पीछा छुड़वाना। उसका हाथ अपने होंठे पर गया जिस पर वो शर्माकर चेहरे में तकिया छुपा गई। उसका दिल अपने मकाम पर पहुंचकर मीठे सांस में धड़क रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी, पर अचानक सब कुछ बदल गया। चेहरे पर मुस्कान की जगह गम ने ले ली। आंखों के सामने सुनहरी आंखें लहराने लगी। मुंह से एक सिसकी निकली, अपने बचपन के साथी को याद करके, वैक्स काश तुम जिंदा होते, मेरे साथ होते। अभी वो उन्हीं सोचों में थी जब उसका मोबाइल बजा। उसने चेहरा साफ करके मोबाइल देखा तो लेज़ी का नाम जगमगा रहा था। उसकी सुबह की बातें याद करके उसके चेहरे पर नागवारी फैली। उसे मुसलसल पछता देखकर ओके करके कान से लगाया, पर वो बोली कुछ नहीं। सशा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेज़ी की शर्मिंदा आवाज़ आई। जी फिर भी कुछ ना बोली। जी प्लीज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बहुत गलत कहा तुमसे, तुम्हें हर्ट किया। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में यूँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ जी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा तुम्हें हर्ट करके। कहने के साथ वो रो पड़ी, जिस पर सशा घबरा गई। लेज़ी तुम रो तो ना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, वक्ती गुस्सा था, पर अब तो वो भी नहीं है। तुम सच कह रही हो ना जी? उसने तस्दीक चाही। हाँ, मैं सच कह रही हूँ जी। हमेशा की बेवकूफ़ पहले मिश्रा के सामने फंस गई, अब लेज़ी के। तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर पार्टी दूंगी, तुम आओगी? लेज़ी अपने मकसद की तरफ आई। लेज़ी यार, मैं वहाँ नहीं आ सकूँगी, वो बहुत दूर है। सशिया परेशान हो गई। मुझे पता था तुमने मुझे अपने दिल से माफ़ नहीं किया। अगर किया होता तो ज़रूर आती। नहीं लीजिए, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है जी? इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। वो फिर रोने का नाटक करने लगी। अच्छा तुम फिर से ना रो, मैं आने की कोशिश करूँगी, उसने जल्दी से कहा, जिस पर लेज़ी खुश हो गई। थैंक्स स्वीटी, आई लव यू। आने की कोशिश नहीं करनी है, आना है, वरना अगर तुम ना आई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। वो कहकर कॉल काट गई। वो सदमे में आकर कोई ऐसे भी करता इतनी बात पर उसने जाने का फैसला किया, कहीं वो सच में ऐसा ना कर दे। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। जब टाइम ज़्यादा होने लगा तो उठी, दरवाज़ा खिड़की अच्छे से बंद की और बेड पर आकर लाइट ऑफ करके सोने लगी। उसे अभी आंखें मूंदे कुछ ही देर हुई थी जब उसे अपनी गर्दन पर किसी की तेज़ सांसें महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा हो। उसने घबरा कर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपने माथे पर आए नन्हे नन्हे कतरों को हाथ की पुर्श से साफ करने लगी। कमरे में फैली हल्की रोशनी में इर्द गिर्द देखने लगी, फिर हाथ बढ़ाकर पूरा कमरा रोशन कर दिया। बेड से उतरकर पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, पर कोई नहीं था। खिड़की दरवाजे भी बंद थे। वो कमरे के बीच खड़ी थी। शायद मेरा वहम हो, कहती वो आगे बढ़ने लगी, पर बढ़ ना सकी। वो किसी के हिसार में कैद थी। वो सर से पांव तक लरस गई। फिर से किसी की सांसें अपने ऊपर महसूस हुई। वो फिर से हिलने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम रही। खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, पूर कांप उठा। हाथ पीछे को बन गए। अब सिर्फ मुंह ही था जिससे चलाकर अपना बचाव कर सकती थी, पर वैक्स उसकी हर बात पहले जानता था कि वो क्या करने वाली है। वो चीखती चिल्लाती से पहले ही उसके नाजुक होंठों पर किसी का मजबूत हाथ उसके मुंह को कैद कर गया। वो बेगैर आवाज़ के रोने लगी। रात के 2 बजे कमरे के बीच वो कैदी बनकर खड़ी थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो उसकी आधी जान निकलने को थी। वो अंदर ही अंदर अपने माँ बाप को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी, पर उन्हें ये वहम गुमान भी नहीं होगा कि उस वक्त उनकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। जशिया रोती तड़पती खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिशों में जारी थी। एसी में भी वो पसीने में भीग गई थी। जब कुछ भी न कर सकी तो खुद को बेबसी से छोड़ दिया। ऐसा करने पर वैक्स मुसलसल से काबू में कर रहा था, मुस्कुरा दिया। आंखें हिरने आ ही गई भेड़िए के हिसार में। अल्फाज उसके कानों में पड़े, पर वो होश में होती तो समझती। वो तो खौफ से सारे हवास को बैठी थी, सिर्फ डरी हुई हिरनी की तरह रोते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी। जब वैक्स ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, सशा के पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। वो सुर्ख नाक और सुर्ख सुनहरी आंखों से नफे में सर हिलाने लगी, पर वो वैक्स से क्या जिसे कुछ बेबसी दिखे किसी की। वो उसे नज़रअंदाज करता उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। जशिया की खुशबू ने जैसे उस पर नशा कर दिया था। जशिया ने एक दूसरी कोशिश करने के लिए सर को झटका, जिस पर वैक्स को गुस्सा होने लगा। उसने उसके बालों से पकड़कर उसे झटके से पीछे किया। मुंह पर हाथ न होने की वजह से एक ज़ोरदार चीख निकली थी, ममा। उसके साथ ही वैक्स ने उसके होंठ पर रख दी। यह आखिरी लम्स था जो उसने महसूस किया। फिर वो अपने होश और हवास खो बैठी। वैक्स ने उसे बेड पर डाला और उस पर चादर डालकर गायब हो गया। मिसेस कार्सन जो सोई हुई थी, अचानक जशिया की चीख पर हड़बड़ा कर उठी और तेजी से उसके कमरे की तरफ भागी। जी बेटा, तुम ठीक हो? उसने दरवाज़ा नॉक करते पूछा, पर कोई जवाब न आया था।
सी बेटा दरवाज़ा खोलो। तब भी कुछ जवाब न आया तो वो दूसरी कीज़ ले आई थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वो सामने ही सोई हुई थी। कमरा रोशन था, खिड़की दरवाज़ा भी बंद थे। शायद नींद में डर गई होगी, वो खुद से कहती चलकर उसके पास आ बैठी। सर्षा का चेहरा सुर्ख आंसुओं से भीगा था। मिसेस कार्सन ने उसका चेहरा साफ किया और माथे पर बोसा दिया। फिर कुछ ही देर बैठी रहीं। उसके बाद लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करती चली गई। पता नहीं क्यों मुझसे हर कोई इतना जल्दी डर जाता है, कहने के साथ ही कहका लगाया। वो बेड पर बैठा था, अपने बालों में हाथ फेरकर जशा की हालत पर हंस रहा था। बेटा वैक्स तेरा क्या होगा फ्यूचर में, कहने के साथ ही बाहें फैलाकर बेड पर गिर गया। ये एक छोटा मगर खूबसूरत खुशहाल गांव था जहां माइकल और उसका दोस्त कार्थिन रहते थे। माइकल एक स्कूल टीचर था और कार्थिन शहर में काम करता था। माइकल का एक बेटा था वैक्स और कार्थिन की एक बेटी जशिया। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। वैक्स और जशिया दोनों की आंखें सुनहरी थीं। गांव के पास ही घना जंगल था, बुलंद पहाड़। वैक्स एक होशियार बच्चा था, पढ़ाई और खेल में सबसे आगे होता। गांव में सबका लाडला था, जितना खूबसूरत था उतना ही हर किसी की मदद करने वाला। जशिया में उसकी जान होती थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। वैक्स जशिया से 5 साल बड़ा था। माइकल ने एक दिन एक जख्मी बच्चे को घर लाया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जिसका इलाज करने के बाद जब वो ठीक हुआ तो उससे पूछा गया कि जिस पर उसने बताया कि उसका कोई नहीं है और जंगल में उस पर जानवरों ने हमला कर दिया था, जिनसे बचते बचते वो इतना जख्मी हो गया। माइकल को इस बच्चे पर बहुत रहम आया, जिस वजह से उसने उसे अपना बेटा बनाकर अपने पास घर में रखा और उसको मार्क का नाम दिया। वैक्स और जशिया बहुत खुश थे कि उनका एक और दोस्त आ गया है, पर मार्क बहुत गुमसुम रहता था, किसी से बात नहीं करता था। अचानक गांव से बच्चे गायब होने लगे और वो कहाँ गायब हो जाते किसी को पता नहीं चलता। लोग इस वजह से काफ़ी खौफज़दा हो गए थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी और कोई दूर नहीं जाता था। फिर सब अपने घरों में ही खेलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मार्क भी उनके साथ खेलने लगा, पर वो सिर्फ जशिया के साथ खेलना चाहता था, जो वैक्स को कतई मंजूर नहीं था। इसलिए वो वैक्स से काफ़ी चिढ़ता था, जो वैक्स कभी महसूस कर न सका। एक दिन वैक्स और जशिया खेल रहे थे। जशिया छुप गई तो वैक्स उसे ढूंढ रहा था, जब एक अनजान आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जंगल की तरफ ले गया। वैक्स ने काफ़ी कोशिश की खुद को आज़ाद करवाने की, पर इस हट्टे कट्टे मर्द से मुकाबला न कर सका। वो उसको उठाए जंगल में एक जख्मी शख्स जो बंद आंखें के दरख्त से टेक लगाए बैठा था, उसकी जगह जगह से खून बह रहा था। वो आदमी उसे लेकर उसके आगे सर झुकाए खड़ा हो गया। सरकार, हम बच्चे को लेकर आए हैं, इस आदमी ने जख्मी शख्स से कहकर। वैक्स तो उसकी हालत देखकर ही परेशान हो गया। उस आदमी के हाथ में काट कर खुद को छुड़वाकर उसके पास उससे कहने लगा, अंकल आप ठीक है, आप आए, मेरे घर यहीं करीब ही है, वहाँ मैं आपकी मदद कर आपको ठीक कर दूंगा। वैक्स अपने यहाँ लाने का यही मकसद समझा था। इस जख्मी शख्स के पास बैठकर बोला और इस खड़े शख्स से कहा, जो उदासी का पुतला बना खड़ा अपने सरकार को ही देख रहा था, आप देख क्या रहे हैं, उसे उठाने में मदद करें, घर में हम उसका इलाज करेंगे। उसके कहने पर इस जख्मी शख्स ने अपनी नीली आंखें खोलकर मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर अपने सामने खड़े आंसू बहाते आदमी को, जिस पर वो भी उदासी से मुस्कुरा दिया। नहीं बच्चे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे बस तुमसे एक मदद चाहिए। वैसे भी मेरे बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, फिर भी मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस जख्मी शख्स ने वैक्स से कहकर, जिस पर वैक्स ने फ़ौरन ही हाँ में सर हिलाया। अब बच्चे पूछोगे नहीं मैं कौन हूँ? वो शख्स फिर बोला, नहीं अंकल, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप चलो हमारे घर। वैक्स फिर से बच्चे मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होने वाली है, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी। इस शख्स ने संजीदगी से कहकर, जिस पर वैक्स को भी मुतवज्जा होना पड़ा, मैं एक भेड़िया हूँ, सबसे ताकतवर शक्तियों वाला। उसके कहने पर वैक्स को बिल्कुल यकीन नहीं आया। जो उसके चेहरे पर साफ देख रहा था, उसे लगा ये शख्स पागल है। कोई इंसान भेड़िया कैसे हो सकता है? उसने दिल में सोचा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं वैक्स, पर मेरे बाद तुम इस भेड़ियों के सरदार बनोगे। मैं तुम्हें अभी यकीन नहीं दिलाऊंगा, वक्त तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। और याद रखना, हमने भेड़ियों का सरदार चुना है मिलकर, और तुम हमारे इस फैसले को अपनी बुलंदियों पर ज़रूर पहुंचाओगे। वो फिर रुका, गहरा सांस लेकर बोलने लगा। उसे बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। तुम्हें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम्हारा मकसद सिर्फ वेलेंस को मारना होगा। वो एक शैतानी ताकतों वाला एक वम्पायर है, सबसे बड़ा ख़तरनाक। वो खुद ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। उसके सीने में लगा हमारा खंजर उसे तुम तकलाएगा। उस पर हम 2 भेड़ियों ने हमला किया है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया है, पर अब उस पर तीसरा वार तुम करोगे, जिससे उसका खात्मा होगा। वो एक मासूमों का खून पीने और लंबे परों वाला वैम्पायर है, पर उसकी ज़्यादा तवज्जो इस इंसान पर होती है जो भेड़ियों के दिल के करीब होगा। और उसके साथ काफ़ी दगाबाज भेड़िए भी साथ हैं, जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की हर वो कोशिश करेंगे जिससे तुम टूट जाओ।
और अपने मकसद से लड़खड़ा जाओ, और मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे, और मेरी दुआ भी है तुम अपनों की हिफाजत कर सके। मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, पर शायद कुदरती शैतान को तुम्हारे हाथों ख़त्म करवाना चाहती है। उसने कहकर दूसरे आदमी को इशारा किया जो वैक्स के पीछे आ गया। उसके मुंह पर मजबूती से हाथ रख दिया। वैक्स ने फड़फड़ाकर उसके हाथ में अपने छोटे छोटे नाखूनों काट दिए, पर उसका हाथ ना हटा। फिर उसकी जान तब निकली जब वो शख्स जिससे वह हमदर्दी कर रहा था उसके मुंह से लंबे नोकदार दांत निकले और उसके पूरे जिस्म पर काले बाल आ गए। ये देखकर वैक्स चिल्लाना चाहता था, पर वो कुछ कर न सका, और जख्मी शख्स ने अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन पर काट दिया। फिर बंद होती आंखों से उसने उस जख्मी आदमी को खाक होते देखा और खुद को किसी के बाजुओं में। वैक्स को होश आया तो उसने देखा वो अपने घर में था, पर यह देखकर उसे हैरत का झटका लगा जब सब उसके पास और कुछ दूर बैठे परेशानी से उसे देख रहे थे। उसकी माँ रो रही थी और बाप उसे होश में आते देख उसकी तरफ लपका एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे उसके मुंह से खून आ गया। कार्थिन ने उसे पकड़ लिया, वरना वो उसे लोगों के बजाय अपने हाथों से मार देता। छोड़ो मुझे कार्थिन, मैं उसका खून कर दूंगा। उसने इतने मासूमों की जान ली कि एक जानवर है, लोगों के बजाय मैं इसे मारना पसंद करूंगा। वो कहता फूट फूट कर रो दिया और ज़मीन पर बैठता चला गया। वैक्स अपने बाप की हालत और इल्ज़ाम पर मरने जैसा हो गया था। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो रोते हुए कहने लगा, जब एकदम माइकल धाड़ा। बंद करो अपनी बकवास, तुम एक जानवर हो, एक भेड़िए हो। तुमने इतने बच्चों की जान ली है, बाहर सब तुम्हें ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए करे हैं। क्या करूँ मैं तुम्हारा, कैसे अपने हाथों से दूँ तुम्हें उन लोगों को जिनके तुमने बच्चों को नोचा है, कैसे देखूं तुम्हें कुचलते। वो रोता चिल्लाता वैक्स से कह रहा था। वैक्स की माँ बेहोश हो गई थी। सर्शिया भी समझ नहीं रही थी कि वो उसके दोस्त को भेड़िया क्यों कह रहे हैं। वो भी सबको रोता देख रोने में मसरूफ थी। कोई वैक्स की बात सुनने को ही नहीं तैयार था। सब कह रहे थे कि उसने इतने खून किए हैं, पर वो तो जब बेहोश हुआ था फिर अब होश में आया था। भला वो कैसे किसी मासूम की जान लेगा। फिर कार्तिन और उसके बाप ने मिलकर उसे रातों रात ही भगाना ही सही समझा। आखिर बाप था, कुछ भी हो अपने बेटे को यूं लोगों से कुचलता नहीं देख सकता था। और बेटा भी एक ही। मार्क को भी वो अपना बेटा समझता था। उसके साथ ऐसा होता तब भी वो यही करता। दिन को लोगों से कह दिया कि उसे अभी होश नहीं आया, पर जब रात हुई तो उसके बाप ने रोते ज़बरदस्ती उसकी माँ के सीने से उसे खींचकर अलग किया। वो रोता रहा, उसने किसी को नहीं मारा, चीखता रहा, पर उसके बाप ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे घर के पीछे दरवाजे से भागने का कहा। जशिया उसे चिमट गई। वो अपने दोस्त को कहीं नहीं जाने देगी कहती रोती रही, पर माइकल ने उसे वैक्स से अलग कर दिया और उसे जाने का कहा। वो नहीं जाना चाहता था, उसे डर लग रहा था अपने माँ बाप की छाँव से अलग होकर, पर उसे जाना पड़ा क्योंकि माइकल ने खुद को मारने की धमकी दी थी। मार्क एक साइड पर खड़ा सब कुछ खामोशी से देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो को मरे या जिए। वो सब पर एक अलविदाई नजर डालकर 10 साल की उम्र में रात को अंधेरे में अपने घर की दहलीज पार कर गया। पीछे दोनों घरों में कहराव मच गया। वो रात के अंधेरे को अपनी टॉर्च की रोशनी से चीरता आगे बढ़ रहा था जब पीछे से लोगों के पैरों और पकड़ों से की आवाज़ें आई। वैक्स ये सब देखकर डर गया और रोता अपने माँ बाप को पुकारता चला गया, भागने लगा। वो लोग तेज भाग रहे थे, इस तक पहुंचने वाले थे। वो इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते भागा। फिर मामा की पुकार के साथ वो गिरा और टॉर्च उसके हाथ से कहीं दूर जा गिरी। लोग भी करीब आ रहे थे, इसलिए वो टॉर्च को छोड़कर ऐसे ही भागा। अंधेरे में वो बिना देखे तेज तेज भाग रहा था जब एक आखिरी पुकार के साथ वहाँ एक माँ की सांसें टूटी। यहाँ वैक्स इस गांव में अपनी आखिरी माँ बाप की पुकार के साथ अंधेरे में ना दिखने वाली खाई में जा गिरा। वैक्स से मरने की बात पूरे गांव में फैल गई। उसका बाप बिल्कुल सिर्फ सांस लेने वाला मुर्दा वजूद बन गया। वहीं कार्थिन भी टूट चुका था। वो गिरने से बेहोश हो गया था, पर जब उसे होश आया तो वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। वो घबरा कर उठ बैठा और रोने लगा। जब उसके कान में एक आवाज़ आई, रो नहीं बच्चे, तुम अपनी दुनिया में हो, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। उसने जल्दी से गर्दन मोड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही था उसे जख्मी शख्स के पास ले जाने वाला। वो एकदम गुस्से में आ गया। क्यों काटा था मुझे उसने, क्यों मरवाए मुझसे बच्चे, क्या गुनाह किया था उन बच्चों ने। वो कहता रो पड़ा। शायद सबके कहने पर भी वो अपने आप को समझ रहा था कि उसने बच्चों को मारा। पहली बात, तुमने इन बच्चों को नहीं मारा, और दूसरी बात, तुम अब हमारे सरदार हो, तुमसे चाहकर भी किसी बेगुनाह का खून नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। वो जिद करने लगा। अगर तुम वहाँ गए तो लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी। फिर इस डर से वैक्स यहीं रहने लगा, अपनों से दूर। काफ़ी वक्त गुजर गया। वैक्स अब 19 साल का हो गया था। इस वक्त उसने काफ़ी कुछ जान दिया था अपने बारे में और अपनी हकीकत को भी तस्लीम कर चुका था। वो एक सबसे ताकतवर और चालाक भेड़िया था। उसकी नीली आंखों में जादू भी था। एक दिन इस आदमी की मौत हो गई तो वैक्स को आज़ादी मिली अपने माँ बाप से मिलने की, सशिया को देखने की। उसने वो लम्हा ना गुजारा हो जिसमें उनको या उसने कोई लम्हा ऐसा ना गुजारा था जिसमें उनको याद ना किया हो। वो अपनी तैयारी करके अपने गांव के लिए निकला। वो काफ़ी बदल चुका था, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। उसकी सुनहरी आंखें नीली हो गई थी, जिससे तो बिल्कुल इस वक्त से दूसरा लड़का लगता था। वो खुशी खुशी दिल में काफ़ी जज्बात ले आया, पर यहाँ अपना गाँव देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। सिर्फ मैदान ही मैदान था। वो धाड़े मारने लगा, ज़मीन पर बैठा रोने लगा। उसके दिल में बात बात पर दर्द करने लगा था कि अब वो कहाँ ढूंढे उन्हें।
वो भी ज़मीन पर बैठा जब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और साथ ही आवाज़ें। वैक्स, उसने अपनी सुर्ख आंखों से देखा तो वो कोई ग्रे आंखों वाला लड़का था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके दिमाग में धमाका हुआ। मार्क, वो कहता उसे गले से लग गया। उसने अपने माँ बाप से मिलने की किरण नजर आई। मार्क यहाँ से सब कहाँ चले गए? उसने रोते हुए पूछा तो मार्क गम और गर्व से उसे देखने लगा। कुछ देर के बाद वो मुंह मोड़े सब कुछ बताने लगा, जिससे वैक्स की रूह फना होती जा रही थी। वैक्स, तुम्हारे जाने के दुख में मामा तो उस रात ही चल बसी थी। फिर जब तुम्हारे मरने की बात गांव वालों तक पहुंची, जिससे डैड भी जिंदा लाश की तरह हो गए। फिर ये बात भी खुल गई कि वैक्स पर जो बच्चे गायब करने का इल्ज़ाम लगाया था, वो वैक्स ने बच्चे नहीं मारे थे, बल्कि वो रुका फिर बोला, अंकल कार्थन ने दूसरे भेड़ियों से गायब करवाए थे। और जब ये बात खुल गई गांव में, तो उसने भेड़ियों से गांव वालों पर हमला करवा दिया और कोई बच ना सका। हर जगह खून और चीखें थी। मैं कैसे भी करके डैड को बचा कर निकला, पर वो ज़्यादा चल ना सके और मुझे कसम देकर जाने का कहा, पर मैं जाना नहीं चाहता था। भेड़िए भी करीब आ रहे थे, फिर मुझे मजबूर होकर जाना पड़ा। पर फिर भी खुद ना बचा सका भेड़िए के हमले पर फिर भी खुद को ना बचा सका भेड़िए के हमले से, और आज मैं खुद एक भेड़िया हूँ। मार्क ने आंसू बहाते हुए सारी कहानी उसे बताई। वैक्स जो साथ खड़ा था, मुर्दापन से सब कुछ सुन रहा था, एकदम थाड़ा जैसे। मार्क दूर जा गिरा। तुमने क्यों मेरे माँ बाप को छोड़ा? क्यों? वो मार्क को बुरी तरह पीटने लगा। फिर मार्क ने उसे खुद से दूर किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था वैक्स इतना ताकतवर होगा। वो भी थाड़ा। तो क्या करता मैं? उन्होंने खुद चले जाने को कहा। मार्क गुस्से से कहता चला गया, चेहरे पर से खून साफ करता। वैक्स वहीं ज़मीन पर बैठा रो रहा था। फिर एक कसम से ज़मीन को चूम कर कहा, जिसने भी आप लोगों को मिटाया, ऐसे ही मैं उसे मिटाऊंगा। इस दुनिया से ज़रे ज़रे कर दूंगा उसके। फिर काफ़ी साल बाद उसे जशिया मिली। ये देख उसे झटका लगा कि मार्क उसके साथ था। इन दोनों के बारे में मालूम करवाने पर पता चला दोनों दोस्त हैं और उनकी दोस्ती को 2 साल हो गए हैं। फिर एक दूसरे के दिल में जज्बात रखते हैं। ये सब वैक्स को आग लगाने के लिए काफ़ी था। उसने जशिया को हमेशा अपने लिए सोचा था। उसके दिल में हमेशा अपने लिए जज्बात देखना चाहता था, पर यहाँ तो वो उसे याद नहीं। उसने सोचा था अगर मार्क जो कह रहा हो वो सच होगा, तो वो कार्सन को अपने इंजाम तक पहुँचाने के बाद जशिया को सबसे दूर ले जाएगा, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई ना हो। पहले उसे कार्सन चाहिए था, पर मार्क को तो पता है कि जशिया कार्सन की बेटी थी। अगर वो उससे मिल गई थी तो उसे क्यों नहीं बताया? वो खुद पर मार्क का एक जाल महसूस करने लगा। उसने जशिया को तो इससे अलग कर दिया था, पर अब सिर्फ कार्सन से सब कुछ जानना था। पर वो पता नहीं कहाँ था, किस शहर में था, पता ही नहीं चल रहा था। अब इतना उसे पता था, मंजिल के करीब है वो। मार्क गुस्से से पागल हो रहा था। वैक्स ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। उसे मिशा की लाश को जशिया की लाश कह दिया था, और वो इतना बेवकूफ़ निकला, उसे पहचान न सका। इतने सालों बाद, इतनी मेहनत के बाद उसने जशिया के दिल में कुछ जज्बात पैदा किए थे, वो भी वैक्स ने ख़त्म कर दिए होंगे। पर वैक्स, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आखिरी बाजी होगी, जी या तेरी या मेरी। वो कहता शैतानियत से खड़का लगा गया। अब सिर्फ आखिरी शिकार करना होगा कार्सन। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसके अंदर तक बेसुकूनी फैली थी, जिसकी वजह से जशिया थी। काफ़ी दिनों से यूनी नहीं आ रही थी। पता करने पर मालूम हुआ वो शदीद बुखार में है। उसने अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उसे देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, पर कैसे करता? अगर पिछली दफ़ा की तरह गया तो पहले तो वो बुखार में आई थी, अब पता नहीं क्या हो जाता। क्या करूं? कोई रास्ता मिल जाए, पर कैसे मिले? वो खुद से बोला, क्यों ना मैं उससे अब कुछ सच बता दूं कि मैं उसका वैक्स हूँ। उससे सवाल कि नहीं, वैक्स का क्या पता वो फिर से तुमसे दूर हो जाए। क्या पता वो भी तुम्हें इन बच्चों का कातिल समझती है। उसके दिमाग ने जवाब दी, नहीं, वैक्स तो तुम्हें ऐसा नहीं समझती होगी। वो तो तुम्हारी जी है, जो हर दर्द में तुम्हारे साथ ही। और फिर आज नहीं तो कल तो तुम्हें सब कुछ बताना है। दिल की बात पर वो राज़ी हो गया। दिमाग अपना मुँह लेकर चुप हो गया। वैसे भी उसकी चलती कहाँ थी जी के मामले में, और हम दोनों फिर से एक हो जाएं। वो बड़बड़ाता, दिलकश अंदाज में मुस्कुराता हुआ सुकून से बैठ गया। बेचैनी कहीं गायब हो गई थी। उसके अंदर तक सुकून था। अब बी रेडी जी, आ रहा है तुम्हारा वैक्स तुम्हें अपना बनाने। अब उसको सिर्फ रात का इंतज़ार था। वो बिना आवाज़ की खिड़की से अंदर आया। कमरे में एक नज़र डाली तो वो कमरे में नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। कौन सा टाइम है बात लेने का? वो बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर बोला और कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब वो सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। जब पानी गिरने की आवाज़ बंद हुई तो वो बिना वक्त लिए बाथरूम की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। जी को मिसेस कार्सन ने शावर लेने को कहा था। वो 3 दिन से बीमार थी। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी बुखार में। छोड़ो मुझे। वो खुद इस रात को जो हुआ उसे ख्वाब समझती थी। वो जैसे बाथरूम से बाहर निकली, पीछे से वैक्स उसे घेरे में लेकर मुंह पर हाथ रख लिया। उसके डरने से पहले उसने आईने के सामने ले आया। जशिया वैक्स को अपने कमरे और इतनी करीब देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। चिल्लाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देने आया हूँ, और अगर तुम चिल्लाए तो जो यूनी में तुम्हारे साथ किया था उससे भी कुछ बुरा कर जाऊँगा। वो उसके भीगे चेहरे को आईने में देखता कान में सरगोशी करने लगा। उसके कहने पर जशिया जो चिल्लाकर अपनी मामा को बुलाना चाहती थी, एकदम बोलती बंद हो गई।
वैक्स ने आहिस्ता से उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और अपनी धमकी के काम करने पर मुस्कुराने लगा। फिर उससे दूर हटकर खड़ा हुआ और उसका रुख अपनी तरफ किया। जशिया उसे देख नहीं रही थी। उसकी नज़र दरवाजे पर थी कि काश उसकी मम्मा आ जाए उसे वैक्स की हरकतों से बचा लें। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया, वो नहीं आ सकेंगी, वो शरारत से कहता हंसने लगा। फिर एकदम चुप हुआ। वो जशिया आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी, जिससे वैक्स के अंदर हलचल सी मच गई। अब अगर ऐसे देखती रहोगी तो मुझ पर इल्ज़ाम मत देना कि मैंने कुछ गलत कर दिया। वो उसकी बात समझ कर सुर्ख हो गई थी। एक झटके से पीछे हटी, जिससे उसके भीगे बालों की बूंदें वैक्स के चेहरे पर लगीं। वो अपने भीगे सुनहरे बाल और भीगे सुर्ख चेहरे के साथ ऐसी लग रही थी कि किसी को भी तबाह कर सकती थी। वैक्स ने अपने आप को संभाला और नजरें फेर कर अपनी बात की तरफ आया। मैं जो पूछूंगा क्या तुम मुझे उसके सही जवाब दोगी? वैक्स ने उससे सवाल किया, जिस पर जी ने नफ़ी में सर हिलाया। जल्दी से जाने लगी। वैक्स उस पर गुस्सा आया और उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वही हाथ उसकी कमर से पकड़कर खुद से बहुत करीब कर लिया। तुमसे सीधे तरीके से बात ही नहीं करनी चाहिए, अब आएगी अक्ल ठिकाने। वो उसका चेहरा ऊपर करके बोला। जशिया से जल्द से दूर होना चाहती थी। अभी उसे यूनी वाला मंजर भी नहीं भूला था। पहले तो यूनी तक पीछे था, अब घर तक आ गया, और वो भी कमरे में। अगर उसके हाथ में पत्थर होता तो उसका सर फाड़ देती। वो खुद को उससे दूर करने लगी। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही वैक्स ने बंद कर दिए। उसकी कमर पर वैक्स की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वो दोनों हाथ वैक्स के सीने पर रखे उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका सांस उखड़ने लगा। उसने वैक्स को धक्का दिया। लंबे लंबी सांस लेने लगी। वो सिर्फ टमाटर हो गई थी जब फिर वैक्स ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे लगा वो मर जाएगी। अब दोगी जवाब? वैक्स की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। न चाहते हुए भी उसने हाँ में सर हिलाया। उसे वो जहर से भी ज़्यादा जहर लग रहा था। क्या कोई ऐसा जिसे तुम अपना दोस्त मानती हो दिल से? कोई ऐसा जिसे तुम एक पल भी ना भूली हो? कोई ऐसा है जो तुम्हें हर लम्हा याद रहा हो, जिसे तुमने भुलाने की कोशिश ना की हो? क्या कोई ऐसा जिसे तुम आज भी कहती हो वो तुम्हें मिल जाए? क्या कोई ऐसा दिल के करीब हो जिसे सब ने गलत कहा हो पर तुमने उसे सच्चा माना हो? याद है क्या तुम्हें जशिया? कोई था जिसका दिल हर लम्हे तुम्हारे करीब रहने को करता था। तुमसे अलग होने का तो उसने सोचा भी नहीं था। क्या ऐसा कोई था? बताओ मुझे जी। उसकी पकड़ में शिद्दत थी। वो कर्ब से अपने बारे में पूछ रहा था। उसे डर था कहीं मुझसे याद ही ना हो। जशिया अपनी दर्द भरी आंखों से उसे देख रही थी। एक हमेशा की तरह जिसके लिए गिरने वाला आंसू आज उस पर ही गिरा था, जिसकी याद पर, जिसकी मासूम बीते पलों पर निकलता था। हाँ था नहीं है वैक्स, वो है। हर गुज़रते साल, हर गुज़रते महीने, हर गुज़रते दिन, हर गुज़रते घंटे, हर पल वो मेरे साथ है। कोई था नहीं, वैक्स है जिसकी आने की दुआ मैं हर दिन करती हूँ। वो आज भी है जिंदा। वो कहीं ना कहीं है वैक्स। उसे सिर्फ उसकी दोस्त भूल गई है। वो कहती फूट फूट कर रोती बैठती चली गई। वो चीखता रहा, कहता रहा, उसने कुछ नहीं किया। फिर भी उसे अलग कर दिया अपनों से। उससे इतनी सी उम्र में सब खुशियाँ छीन ली गई। उसे ज़ालिमों ने ख़त्म कर दिया। मैं तब भी इंतज़ार करती रही। फिर वो हिचकियों से रोते बताने लगी। फिर उसके भाई ने बताया कि वो सिसकी कि उसकी लाश को उसने खुद दफनाया था। पर अभी मुझे इंतज़ार है, पागलों वाला इंतज़ार है कि एक ना एक दिन वो हर बात को झूठ साबित कर कर आएगा और कहेगा कि देखो मैं ज़िंदा हूँ, देखो वैक्स ज़िंदा। वो रुके सर उठाकर उसे देखने लगी। दोनों की नजरें मिली। वैक्स तुम्हें कैसे पता? कि वो मुंह में ही बड़बड़ाई और उठ खड़ी हो गई। अब वैक्स से बर्दाश्त होना नामुमकिन था। उसने अपनी आंखें मूंदी। सुकून की एक लहर उसके अंदर तक फैली थी। वो बहुत पुरसुकून हो गया था कि वो उसे भुला नहीं सकी। वो उसे कातिल नहीं समझती। उसने अपनी बाहें फैलाईं। हाँ जी, वैक्स जिंदा है, तुम्हारा वैक्स जिंदा है। उसने भी तुम्हारी तरह हर पल अज़ियत में गुजारा है। अब माँ तुम्हारा जाल टूट गया। अब तुम किसी की ज़िंदगी को यूं तबाह करने के लिए नहीं बचोगे। उसने दिल में कसम किया। वो बेयकीनी से उसे देखती रही। क्या कभी ऐसा भी होता है कि जिसके लिए आप रोज़ दुआएं मांगे और उसके आने की एक भी किरण नज़र ना आए, फिर वो अचानक आ जाए? वो एकदम उसके सीने से लगी और रोती चली गई। वैक्स उसे अपने भेड़िए से लेकर हर बात उसे बताने लगा, सिर्फ उस पर किए हमले और मार की गद्दारी के। वैक्स मुस्कुराता हुआ उसे चुप करवाने की कोशिश करता रहा। जब उसके आंसू फिर भी ना रुकी तो वैक्स ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर अपने सुर्ख लबों से उसके बहता समंदर अपने अंदर उतारने लगा। उसकी हरकत पर उसके आंसू एकदम से रुके और वो ब्लश कर दी। उसके चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। उस पर वैक्स का हल्का सा गहका गूंजा। वैक्स, चलो मामा से मिलो, वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। वो मिलेंगी तो मेरी तरह उन्हें भी शौक लग जाएगा। पापा तो बहुत खुश होंगे, पर वो आएंगे पता नहीं कब। वैक्स को पता था कि कार्थन के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। वैक्स का फ़ोन बजने लगा। उसने एक नज़र जशिया को देखा, उसके माथे पर लब रखी और बोला, अब जल्द ही मिलेंगे, हमेशा एक होने के लिए। अब वैक्स को कोई जशिया से अलग नहीं कर सकता और आंटी और अंकल से भी जल्द ही मिलेंगे। मोबाइल पर वैक्स आदमी ने जिनको उसने कार्थन को ढूंढने के लिए भेजा था, वो कार्थन मिल गया था। उसके फ्लैट पर उसके आदमियों के साथ था। वो एक नज़र जशिया पर डालकर
जिस रास्ते से आया था उसी से चला गया। आज फिर वो अपनी सूरत शक्ल के साथ नेज़ी के सामने था और वो थर-थर काँप रही थी। उसने कहा था वो ज़र्शा को बुलाए। उसने काँपते हाथों से ज़र्शा को कॉल मिलाई। ज़ी जो वैक्स से जाने के बाद बैठी उसके बारे में सोच रही थी जब नेज़ी का नंबर आया। मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाने लगा। उस दिन के बाद आज उसकी कॉल आ रही थी। उसका दिल तो नहीं कर रहा था कॉल पिक करने को, पर उसे किसी को इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता था। उसने ओके करके कान से लगाई और हेलो कहा। सी प्लीज़, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ जल्दी आना। उसने जगह का नाम बताया जो एक सुनसान जंगल के करीब थी, और रात में तो और भी खौफनाक होगी जगह। लेज़ी वहाँ क्या कर रही है, ये सवाल उसके दिमाग में आया। पर तुम वहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? उसको तो सोचते ही खौफ आ रहा था जगह से। वो मैं तुम्हें बताऊँ कि प्लीज़ ही जल्दी। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले उसकी चीख निकली जो ज़र्शा को यहाँ पर ही हिला कर रख गई। उसके साथ ही कॉल कट गई। ज़र्शा मोबाइल बेड पर फेंक कर जल्दी से भागी। अपनी माँ को भी बताए बगैर गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ भगाने लगी। बगैर ये सोचे कि वो एक लड़की है, लेज़ी को क्या बचाएगी। लेज़ी जो ज़र्शा से बात करी थी उसे यहाँ बुलाने की कोशिश कर रही थी। वैलेंस के काले नाखूनों वाला हाथ उसको अपनी कमर पर महसूस करके उसकी चीख निकल गई और मोबाइल हाथ से गिर के टूट गया। वो खुद को कोस रही थी जब उसने वैलेंस से दोस्ती की और उसी दिन वैलेंस का भयानक चेहरा सामने आया और वो बिल्कुल उसकी कैद में आ गई। फिर उसका जो भी बुरा काम होता वो लेज़ी ही करती उसके डर से। अब तक वो बची हुई थी क्योंकि उसे ज़र्शा को फंसाना था, पर अब वो भी आ रही थी। अब वो बच पाएगी या नहीं? वैलेंस वैक्स को कमज़ोर करके मारना चाहता था जैसे उसने दूसरे भेड़ियों के साथ किया था। उनकी कमज़ोरी उनके अपने होते हैं और उनको ख़त्म करके वो उन्हें ख़त्म करता था। वो थर-थर काँप रही थी, अपने बचने की दुआ कर रही थी, पर ये भूल गई थी अपने आप को बचाने के लिए उसने कितने मासूमों की जान ली थी। हर बार वो कैसे बचती। अब तो वैलेंस का काम भी पूरा हो गया था। अचानक उसके लंबे काले दांत लेज़ी के गर्दन में घुस गए। उसकी चीख पूरे माहौल को और खौफनाक बना गई। वैक्स अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। अचानक उसका दिल घबराने लगा। वो तेज़ी से धड़कने लगा। उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसके मुंह से खुद ब खुद ज़र्शा का नाम निकला। जी, क्या वो ठीक है? कहीं वैलेंस नहीं, वैसे नहीं कर सकता। उसे पता था वैलेंस कुछ भी कर सकता है उसे मारने के लिए। फिर भी वो खुद को तसल्ली देने लगा। वो कर सकता है कुछ भी, मुझे ज़र्शा के पास जाना होगा। वो खुद से बोला। मोबाइल निकाल कर अपने आदमियों से कह दिया कि कार्सन को छोड़ दें, और ख़ुद भागने लगा ज़र्शा की तरफ। जब उसके ऊपर वैलेंस की शक्ल के वैम्पायर्स अपने बड़े परों से मंडलाने लगे और कुछ उसे चारों तरफ से घेर लिया, सिर्फ उसे ज़र्शा तक न जाने के लिए थे। उसकी नज़र जैसे ही ज़मीन पर गई, चाँद की रोशनी में सड़क पर सिर्फ उसकी परछाई थी और उनमें से किसी की भी नहीं थी। मतलब वैलेंस यहाँ इनमें से नहीं था। वो ज़र्शा के पास ही। ज़र्शा को उसके दिमाग में सवाल बिखरने लगे। लेज़ी नहीं, वो चीखा। उसकी चीख आसपास की हर चीज़ को हिला कर रख गई। मुझे कैसे भी जी करके ज़र्शा तक पहुँच जाना चाहिए। उसने आंखें बंद करके कुछ पढ़ के कार्सन के पूरे घर का जायज़ा लिया, पर वो वहाँ नहीं था। मतलब वो बाहर था। वो बाहर थी, पर कहाँ? ज़र्शा कहाँ होगी? वो धाड़ा, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं वैलेंस तुम्हारी नस्ल कुचल दूंगा। वो ज़ोर से बोला, जिस पर सब परछाइयों का खेका लगा। अब उसे ज़र्शा तक पहुँचने के लिए दिमाग लगाना था। उसने वैलेंस की परछाइयों को देख सोचा। उसके चेहरे और आंखें सुर्ख थीं। अगर वो गलत रास्ते पर गया तो उसे की परछाइयाँ कुछ नहीं करेंगी। अगर वो सही रास्ते पर गया तो वो ज़रूर उसे रोकने की कोशिश करेंगी, और उसी का फ़ायदा उठाकर उसने ज़र्शा तक पहुंचना था। वो सोचकर भागने लगा, पर वो परछाइयाँ भी उसके झपटने की कोशिश करती तो कोई आगे आकर हमला करती। पर वो इन सब से बचता ज़र्शा की खैरियत की दुआ करता भाग रहा था। चाँद की रोशनी, दोनों तरफ घना जंगल, जिनमें से जानवरों की धाड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। वो भागता, हर चीज़ को चीरता आगे बढ़ रहा था। आगे दो रास्ते थे, एक पर वो परछाइयाँ रास्ता रोके खड़ी, दूसरा खाली था। वो उस रास्ते की तरफ बढ़ा तो उसे थोड़ा सा रास्ता मिला। उसके दिमाग में आया, नहीं नहीं, ये नहीं। वो वापस मुड़ा, उस खाली रास्ते पर भागा। पीछे वो भी चीखते उस पर झपटे थे। ज़र्शा तेज़ गाड़ी भगाती लेज़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो अपने घर से काफ़ी दूर आ गई थी। अगर उसके हवास काम करते, अपने आसपास का माहौल देखती तो वहीं खौफ से बेहोश हो जाती, पर उसकी सारी तवज्जो लेज़ी की तरफ थी। वो कैसे भी करके उस तक पहुंचना चाहती थी। वो सोचने में गुम तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगा रही थी जब एक झटके से गाड़ी रुकी। झटका गाड़ी को नहीं, जिससे उसे लगा था। वो परेशान हो गई। काफ़ी चलाने की कोशिश की, पर कार स्टार्ट न हुई। घबराहट से उसका बुरा हाल था। इस हालत में भी वो लेज़ी की खैरियत की दुआ करती पैदल भाग रही थी। भागते भागते वो एकदम रुकी। बीच रास्ते में कोई इंसान किसी पर झुका कुछ कर रहा था। रात की सहाय की वजह से उसे काला लगा, पर चाँद की रोशनी में मंजर साफ था। आ गई ज़र्शा। वैलेंस की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो चौंक उठी। वैलेंस यहाँ क्या कर रहा है, और उस पर क्यों झुका हुआ है ज़मीन पर? ऊपर से कैसे पता वो यहाँ आ रही है? लेज़ी कहाँ? उसने तो उसी जगह का कहा था। ऐसे सवाल उसके दिमाग में चलने लगे। वैलेंस की गर्दन मुड़ी तो ज़र्शा की चीख निकल गई। पूछा, कोई दूर हटी। वैलेंस की मेरे जैसी शक्ल पर
काले चीर और लाल आंखें, लंबे दांत जिनसे खून टपक रहा था, और वो जिस पर झुका हुआ था वो लेज़ी की लाश थी जिनमें से वो खून पी रहा था। वो वैक्स को पुकारती वापस पीछे भागी। जब पीछे किसी से टकराई, उसने डरते हुए सर उठाया तो वैलेंस था। वैक्स प्लीज़ मुझे बचा लो, वो वैक्स को पुकारती जैसे ही पीछे मुड़ी, एक ठाह की आवाज़ के साथ मुंह के बल नीचे गिरी। उसके मुंह से खून बहने लगा। वो मुड़ी और हाथों की हथेलियों की मदद से पीछे हटने लगी। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। वो सिसक रही थी, वैक्स को पुकार रही थी। थोड़ी देर पहले जो लेज़ी के लिए दुआ थी, अब वो वही दुआ अपने लिए मांग रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है प्लीज़, वो सिसकती कहती पीछे को होने लगी। वैलेंस का एक कहता लगा जो उसकी तरह ही खौफनाक था। क्या किया है? वो हंसा। कुछ नहीं किया तुमने, मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए जिसके लिए तुम्हें मारना बहुत ज़रूरी है। मैं तो तुम्हें बहुत आसान मौत देना चाहता था, पर तुम्हें ही शौक था इसी मौत का। सर देखो लेज़ी को कितनी आसान मौत दी है। ऐसी तुम्हारी होती पर नहीं, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कहता आगे आया तो जशिया जैसे पीछे हुई। उसका हाथ किसी चीज़ से लगा। वैलेंस जैसे उस पर झुकने लगा, जशिया ने एक चीख के साथ वो चीज़ उसके मुंह पर दे मारी। वो पत्थर था जो वैलेंस को लगने से वो अपने मुंह पर हाथ रख जशिया से दूर हुआ। और जी इस मौके का फ़ायदा उठाती वैलेंस से संभलने से पहले ही बिना सोचे जंगल में भागी। उसके पीछे वैलेंस भी भागा। वो अंधेरे में कांटों झाड़ियों से लहूलुहान होती भागती एक बड़े से दरख्त की आड़ में छुपी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी तेज सांसों को बंद कर दिया। वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी, थर-थर कांपती वैक्स से आने की दुआ कर रही थी, पर उसे ऐसी कोई अपने बचने की किरण नजर नहीं आ रही थी। वो बिना आवाज़ की रोती ऐसी मौत से पनाह मांग रही थी। अचानक वैक्स की आवाज़ से उसे आने लगी। वो उसे ही पुकार रहा था। वो उसे आवाज़ देना चाहती थी कि करीबी कदमों की आवाज़ आने लगी। वो रोती नीवी में सर हिलाने लगी। वैलेंस को उसकी खून की खुशबू यहीं से आ रही थी। वो वैक्स की आवाज़ सुनता गुस्से से पागल होता। जशिया को जल्दी ख़त्म करने का इरादा करके उसे ढूंढने लगा, और वो उसे मिल भी गई, दरख्त के पीछे छुपी हुई। वैलेंस को देखकर वैलेंस की याद आ रही केमिस्ट्री की। जशिया जो कदमों की आवाज़ बिल्कुल अपने करीब सुनकर आंखें बंद कर गई, जब अचानक उसके पेट में वैलेंस ने अपने दांत काले लंबे नाखून काट दिए। वैक्स वो दर्द से चीखी थी। वैक्स जो वैलेंस की परछाइयों को ख़त्म करता अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था, जब उसे पीछे रास्ते में एक लड़की की लाश मिली। दूर से उसकी रूह फना हो गई। उसने समझा जी की है, पर वो लेज़ी थी। उसकी जान में जान आई, पर वो उठा और उसकी जी की आवाज़ें यहीं से आ रही थी। उसने अपनी तेज़ नज़रों से देखा तो जी उसका स्कार्फ उसे जंगल की तरफ से मिला। वो बिना वक्त लिए अंदर की तरफ भागा। वो जी को पुकारता रहा, पर कोई जवाब ना मिला। पर उसे वैलेंस सड़क के करीब नजर आया। वो जब तक उस तक पहुंचा, उसने जी पर हमला कर दिया था। वैक्स कैसो गजब से वैलेंस के कंधे पर अपने लंबे दांतों को गाड़ दिया। वैलेंस चीखता पीछे हटा जशिया से। उसके नाखूनों से जशिया का खून टपक रहा था, जो वैक्स को हैवान बनाने के लिए काफ़ी था। जशिया एक झटके से ज़मीन पर धड़ाम से गिरी थी। वैक्स के मुंह से जशिया की पुकार निकली। वैक्स जशिया को ज़मीन पर गिरा देखकर वैलेंस को अपनी पूरी ताकत से दूर फेंका और उसके संभलने से पहले जशिया की तरफ भागा। उसके पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखा। जी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जी प्लीज़ आंखें खोलो, वो उसके रुखसार को थपथपा कर कर्ब से कह रहा था। फिर उसकी नज़र उसके पेट की तरफ गई, जहाँ से पानी की तरह खून निकल रहा था। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और उसके पेट पर बांध दी और उसे तरह के सहारे बिठाकर उसकी सांस चेक की, जो मध्यम से चल रही थी। वैक्स ने शुगर का कलमा पढ़कर वैलेंस को ख़त्म करने के लिए नजरें घुमाई चारों तरफ, पर वो नहीं था। उसने दरख्त के ऊपर से कुछ आवाज़ आई। उसने जैसे ही सर ऊपर किया, वैलेंस था किसी भयानक जानवर की तरह दरख्त पर उल्टा रेंगता उसी पर हमला करने के लिए। उसने जैसे वैक्स की आंखों पर हमला करना चाहा, वैक्स दूर हटा और उसकी गर्दन से पकड़कर जशिया के पाँव से दूर फेंककर उस पर हमला कर दिया। वैक्स उस पर झपटा और अपने लंबे नाखूनों से उसके संभलने से पहले उसकी आंखों में काट दिए। वैलेंस की खौफनाक चीखें पूरे जंगल में फैल गई थीं। फिर वैक्स ने अपने पंजों से उसकी पेशानी से चीरता गया था। वैलेंस नीचे था, वैक्स ऊपर, उसे बिल्कुल कैद किए। और जब दिल पर उसका हाथ रुका तो उसने उस खंजर को निकाला और फिर एक दफ़ा उसके दिल पर वार किया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर उसी ही करता गया। उसके सामने सिर्फ जशिया का पेट से निकलता खून घूम रहा था। उसने वैलेंस को कुचल दिया था। वो तो शायद मर भी चुका था, पर वैक्स वो होश में होता तो देखता। वो रुका तब जब जशिया के कहराने की आवाज़ सुनी। वो दर्द से वैक्स को पुकार रही थी। वैक्स ने एक नज़र वैलेंस पर डाली, जो खून में रंगा कुचला हुआ था। वो उठा और जाने लगा। फिर पीछे मुड़कर देखा, वापस जाकर खंजर से उसके हाथों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका शायद दिल नहीं भर रहा था। उसका बस चलता तो वैलेंस के ज़रे ज़रे कर देता। वो जल्दी से जशिया की तरफ गया और उसे बाजू में भरकर जंगल से बाहर भागा। रास्ते पर पड़ी लेज़ी को लाश को दूसरे जानवर घसीटते जंगल में ले जा रहे थे। वो जशिया को उठाता जितनी एक भेड़िए की रफ्तार थी, भागने की इस रफ्तार से भाग रहा था। खून टपक टपक कर बूंदें गिर रही थीं उसकी बंधी हुई शर्ट से। ज़्यादा खून बहने से इसकी जान को खतरा भी हो सकता है, यही एक तकलीफ से उसने अंदर से
यही एक तकलीफ उसे अंदर से खारिज आ रही थी। वो शहर के मशहूर हॉस्पिटल में उसे लेकर आया। कार्थिन जैसे अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर उसे साफ और ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। मार्क उसकी बीवी मिसेस कार्थिन के वजूद को गोश्त के लथड़ों में तकसीम कर चुका था। वो सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। वेलकम अंकल, वेलकम। इतने लेट क्यों आए? देखो अपनी गलती पर आंटी को सज़ा दिलवा दी। कैसे शौहर थे? उफ, मैं शौहर की बात कर रहा हूँ। आप तो दोस्त के साथ नहीं थे मुश्किल वक्त में, तो यहाँ कैसे आएंगे? वो शैतानियत से कहका लगाता साख्त खड़े कार्थिन से बोला, वैसे मेरी जान नहीं दिख रही। मैं उसे कहने आया था कि अब वैक्स उसे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मार्क उसे सबसे बहुत दूर ले जाएगा। उसे अब वैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं। वो उसे अपने मंसूबे बताता उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो जितनी देर में अपने भेड़िए के रूप में आता, कार्सन के पास भागने के लिए वक्त था, पर वो नहीं भागा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अपने भाई जैसे दोस्त के बेटे के ज़िंदा होने की खुशी में, और एक दुआ थी वैक्स तक अपनी आवाज़ पहुँचने की। मार्क उस पर झपटा और कार्सन के वजूद में कोई हलचल नहीं आई। उसने खुद इस हवान के हवाले कर दिया। मार्क ने मिसेस कार्थिन को ज़िश्या का नाम बताने के लिए ये हाल किया था। अब कार्थिन को इसलिए मारा था कि उसका इल्ज़ाम वो वैक्स पर लगा सके और ज़िश्या को इससे नफ़रत हो जाए और वो बस उसकी हो जाए। मार्क गाँव में तो सिर्फ दूसरे भेड़ियों के बने मंसूबे पर लोगों को अपना शिकार बनाने आया था, पर वैक्स और ज़िश्या की दोस्ती देख उसका भी दिल ज़िश्या से खेलने के लिए करता था। वैक्स उसे कहता था खेलने को, पर वो सिर्फ ज़िश्या से खेलना चाहता था। उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था, जो वैक्स नहीं होने देता था। इसलिए उसकी नफ़रत वैक्स से शुरू हुई थी। वो वैक्स को ख़त्म करना चाहता था, पर वो एक भेड़िया बन गया था। अगर वो उसे मार देता तो उसे भेड़ियों की झुंड से अलग कर दिया जाता। अलबत्ता उसने गाँव वालों को बताया कि वैक्स एक भेड़िया है और उसने ही बच्चों को अपना शिकार बनाया है। उसका ये मंसूबा काम कर गया और उसे गांव से दूर कर दिया गया। उसे पता था वैक्स मरा नहीं है, फिर भी वो सबसे दूर था, इसलिए उसके लिए यही काफ़ी था। उसके जाने के बाद सी बहुत बीमार रहने लगी। कार्थिन उसे लेकर शहर गया इलाज करवाने, तो पीछे माइकल को मार्क के बारे में सब पता चल गया और उसने कार्थिन को भी बता दिया। ये बात मार्क को पता चल गई और उसने दूसरे भेड़ियों से मिलकर गाँव पर हमला कर दिया। फिर हर तरफ खून की नदियाँ बहने लगीं। इस खून में माइकल का भी खून शामिल था। वह गुजरता गया, कार्थिन को काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। फिर वैक्स आया, वो सब भेड़ियों का सरदार और जादू वाली आंखों का भेड़िया था। वो माँ से छोटा मगर ताकतों में उस जैसे कई भेड़ियों के बराबर था, पर मार्क ने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे कार्थिन के खिलाफ कर दिया। फिर वो तो अपने गुस्से में पागल हो गया। मार्क को ज़िश्या मिल गई। उसे गुस्सा तब आया जब ज़िश्या सालों बाद भी उसकी नज़र में वैक्स के लिए मर रही थी। फिर उसने उससे कहा कि वैक्स मर गया है, उसे यकीन दिलाया। उसने ज़िश्या से दोस्ती कर ली और उसका प्यार से नाम जूनी रख दिया। फिर वो ढके छुपे उससे अपने प्यार का इजहार कर देता। फिर से वैक्स आ गया। इस पर वैक्स उसे बेवकूफ़ बना गया था। वैक्स आईसीयू के बाहर बैठा था जब उसके आदमी कार्थिन का वॉइस रिकॉर्ड लेकर आए। उसने वो सुना जिसमें उसके मिलने की खुशी, ज़िश्या को उसके हवाले करने की गुजारिश और मार्क की तमाम चालाकियों के बारे में जिक्र था। आखिर में उससे किसी भी हालत में कार्थिन ने अपने घर आने का कहा था, क्योंकि मार्क उसे वहीं मिलेगा। वैक्स ने वॉइस सुनकर एक गहरा सांस लिया। जी, तुम्हारे होश में आने से पहले किस्सा ख़त्म करना होगा। खुद से बड़बड़ाता अपने आदमी को जी का ख्याल रखने का कहता, सुर्ख नीली आंखों और वैलेंस के खून में रंगा आखिरी शिकार की तरफ गया। वैक्स जैसे कार्थिन के घर पहुंचा, मार्क निकल रहा था बाहर। वैक्स ने अचानक एक जोरदार लात उसके सीने पर मारी, जिससे वो वापस घर के अंदर जा गिरा। वैक्स ने अंदर दरवाज़ा बंद किया और उसके सामने जाकर खड़ा हुआ अपनी लहू टपकाती लाल नीली आंखों से उसे घूरने लगा, जिस पर मार्क घबरा गया। वैक्स कार्थिन और मिसेस कार्थिन का नोची हुई लाश देखकर अंदर से कट कर रह गया। फिर उसके कान में कुछ लफ्ज़ घूमे, आज से मेरा बेटा है और उसका नाम मार्क है, मार्क माइकल। ये लफ्ज़ वैक्स का सीना चीर रहे थे। मार्क इस अचानक हमले से उठा तो सामने वैक्स को देखा। पहले तो उसकी हालत देखकर घबरा गया, फिर खुद को संभाल कर बोला, वैक्स तुमने मुझे लात क्यों मारी? तुम्हें शर्म नहीं? कैसी शर्म? तुमने शर्म कर ली कार्थिन को मारते हुए? उसका लहजा गजबनाक को काट रहा था। मार्क ने अपना गला तय किया, मत भूलो कि हमारा दुश्मन है, उसका यही हाल होना चाहिए था या उससे भी बुरा। मार्क लड़खड़ाती जुबान में बोला और जाने लगा, सही बोले, इससे भी बुरा तो जहाँ सही बोल रहे हो, इससे भी बुरा तो जा कहाँ रहे हो? देखो कि नहीं दुश्मन का हाल। वैक्स ने उसे कंधों से पकड़कर फिर से आगे किया। मार्क के तो वैक्स से सर्द लहजे पर पसीने छूट गए। पर मैंने तो उसे ख़त्म कर दिया है, अब कौन सा हाल करोगे उसका? मार्क ने समझे से उसकी आंखों में देखे बगैर बोला। वैक्स उसकी बात पर सर्द कहकर लगा उठा, तुमने गलत दुश्मन को मारा है, असली तो भी जिंदा है। कहाँ? उसने यहाँ वहाँ देखकर पूछा। यहाँ, वैक्स ने कहने के साथ ही एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा, जिससे मुंह से खून निकल आया था। वैक्स, ये क्या बकवास है? मैं कब हुआ दुश्मन? मार्क बनावटी कैसो गज़ब में आया, मैं क्यों मारूंगा अपने बाप को?
अब जाकर मार्क किसी दूसरे को बनाना बेवकूफ़, अब वैक्स तो नहीं आने वाला तेरी घटिया चाल में। अचानक मार्क ने अपना असली रूप में कहका लगाया। आने की क्या ज़रूरत है, तुम तो पहले से आ चुके थे। वो मकारी से कहका लगाता वैक्स का खून अंगारों पर तप उठा। वैक्स बिना वक्त लिए उस पर मुक्के बरसाता रहा। फिर दोनों आपस में उलझ गए। वैक्स ने उसे बहुत मारा पर मार्क ने भी 2-4 मुक्के वैक्स को। वैक्स ने उसे उठाकर दूर फेंका। वो जाकर सोफे से लगा और उलट कर गिरा। उसने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर झपटा जिससे मार्क की चीख निकल गई। क्यों मारा मेरे बाप और मासूम लोगों को? वैक्स चिल्लाता उसकी आंखें मुंह नाक को अपने ताकतवर मुक्कों से फोड़ता रहा। मार्क चीखता हाथ पांव मारने लगा, खुद को हैवानियत से बचाने के लिए। पर वैक्स पर तो अपनों का बदला सर पर सवार था। मारता गया, उसके चेहरे को अपने मुक्कों से कुचल कर रख दिया। कोई नक्श नहीं छोड़ा, चेहरा और अपना हाथ खून में रंग डाला। मार्क उसको धक्का देकर एकदम भेड़िए रूप में आया और वैक्स भी। फिर से दोनों आपस में उलझ गए। वैक्स ने अपना बड़ा सा पंजा उसके पेट में डाला जिससे मार्क की खौफनाक धाड़ें फैल गईं पूरे घर में, जिससे वैक्स को सुकून मिल रहा था। वैक्स ने हाथ निकालकर फिर से उसके सीने में गाड़ा और एक झटके से उसके सीने में धड़कता दिल बाहर निकाला और उसे अपने पाँव के नीचे दब देकर कुचल डाला। मार्क का मुर्दा वजूद ज़मीन पर जा गिरा। फिर वैक्स अपने भयानक रूप के साथ उस पर झुका, उसको छोटे छोटे ज़रों में तकसीम कर दिया। कुछ देर बाद उसने पूरे घर पर पेट्रोल छिड़का और इस घर को आग के शोलों के हवाले कर दिया। खुद बिना देखे सब कुछ खत्म करता आगे निकलता चला गया। जशिया को भी लड़कियां वैक्स के सजे इस कमरे में बिठा कर गई थी। वो घूंघट लिए एक शर्मीली दुल्हन की तरह सर झुकाए वैक्स के इंतजार में बैठी थी। जशिया के ठीक होने के बाद वैक्स ने उसे मार्क के बारे में सब कुछ बता दिया और उसके माँ बाप के मरने का भी। फिर एक साल वैक्स ने जशिया की हाँ के लिए इंतजार किया। अब जाकर वो राजी हुई शादी के लिए तो अब वो दुल्हन बनी घबराई बैठी थी। वो सिर्फ जोड़े में कोई हूड़ लग रही थी। कुछ देर बैठने के बाद वो बेड से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। उसकी नज़रें अपने निशानों पर थी। मेकअप से काफ़ी छुपाए गए थे पर उभरते हुए निशानों से साफ ज़ाहिर हो रहे थे। वो अपनी माजी में इतनी मगन थी कि उसे वैक्स से आने और दरवाज़ा बंद करने का भी पता नहीं चला। वैक्स उसे अपने आप में इतना मगन देख आहिस्ता से उसके करीब आया और उसे अपने घेरे में ले लिया, जिससे जशिया के मुंह से चीख निकल गई। क्या है, कभी चीखने के अलावा भी चुप रहा करो, वैक्स ने उसके कान में कहा। छोड़ो वैक्स। वो ब्लश करती उसके तंग घेरे से निकलने की कोशिश करने लगी, जिस पर वैक्स ने गहरा सांस लिया। उफ वैक्स बेटे, तेरा पता नहीं क्या बनेगा, कभी छोड़ो के अलावा ये भी कहा करो मत छोड़ो वैक्स। वो उसकी आवाज़ में मुंह बनाकर बोला, जिस पर जी मुस्कुरा दी। वैक्स भी मुस्कुरा दिया। क्या देख रही थी जो फ्री में मुंह दिखा दिया? वो शरारत से कहता अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। वो समझ तो गया था क्या देख रही है, फिर पूछने लगा। जी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कुछ नहीं, फिर मध्यम सा बोली। जी रात के इन खूबसूरत लम्हों में वैक्स ने जशिया के कान में सरगोशी के अंदाज में पुकारा। जशिया का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि उसे लगा पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। कभी उनके बारे में उल्टा सुल्टा ना सोचना। वो अपने लबों से उनके निशानों को छोड़ता जशिया का सांस बंद कर गया। वैक्स सी उसके कैद में फड़फड़ाई। ये मुझे तुम्हारे करीब खींचते हैं। वो उसकी पुकार को नज़रअंदाज करता गंभीर और खमारोदी लहजे में बोला। उसके अल्फाजों को मुँह में ही बंद कर गया। जिससे रात गुजर रही थी उसकी शिद्दतें बढ़ती गईं। पकड़ो मुझे सैम, साम पूरे घर में भागता हर चीज़ तोड़फोड़ करता सैम से कह रहा था। सैम अपनी पूरी सांसों के साथ साम, जो इससे 1 साल बड़ा था, इस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साम सुनहरी आंखों वाला अपने से छोटे सैम, जिसकी आंखें वैक्स जैसी नीली थी, जो गुस्से में बहुत तेज़ था, उसके खिलौने तोड़कर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जो गुस्से में आ भी गया था। उसे सैम को गुस्सा दिलाकर बहुत मज़ा आता था। रुको तुम दोनों, ये क्या हश्र कर दिया है घर का? जशिया की चिंगारती आवाज़ दोनों का ब्रेक लगा गई। मामा मैंने नहीं, ये सब इस सुनहरी बिल्ली ने किया है। सैम की गुस्से वाली आवाज़ गूंजी, जिस पर साम शरारत से मुस्कुरा दिया। मामा मैंने नहीं, ये सब इस नीले गुस्से वाले बिल्ली ने किया है। साम ने अपना किया सब सैम पर उलट दिया। बंद करो तुम दोनों अपनी, जल्दी से पूरा घर साफ करो, नहीं तो आज वैक्स से तुम दोनों की खैर नहीं। उसकी धमकी पर 5 और 6 साल के सैम और साम के कहके लगे, जिस पर जशिया शर्मिंदा हो गई। मामा चलती तो है नहीं डैड के सामने आपकी, ऐसे ही हम बच्चों को ना धमकाया नहीं करो। ये साम था शरारती। ये सच था। जब भी जी वैक्स से इन दोनों की हरकतों का बताती, वैक्स का एक ही जवाब होता, पहले तो मेरे हक़ में आओ, फिर मैं अपने बेटों से तुम्हारे हक़ में बात करूँगा। उसकी बात पर जी चिढ़ जाती और कहती तुमसे तो बोलना गुनाह है। फिर वैक्स भी कहता जाओ जाओ, दूसरों का हक़ खाने वालों के साथ ऐसा ही होता है। जिस पर जशिया गुस्से से लाल टमाटर हो जाती और इन तीनों के छत पर कह के गूंजने लगते थे घर में। दी एंड।
सो फाइनली नॉवल इख्तिताम को पहुंचा है। कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। और आप लोगों को विलन, हीरो, हीरोइन तो खैर की थी, विलन्स और हीरो और इसके अलावा आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा? खैर मेन लीड तो यही थे जो ज़्यादा विलन और हीरोइन। तो आपको कौन सा कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। देखिए मुझे नींद आ रही, फिर मैंने रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए की है, तो प्लीज़ अपने अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ दें नॉवल के हवाले से। और कोई नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। कातिलिश नॉवल और ऑब्सेशन ऑफ लव्स, ये था नॉवल, तो वो आप लोगों के लिए जल्द पोस्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।